ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो, जिनके लिए पहली क्लास है उनके लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्केनिज्म का जो वॉल्केनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके लिए होने वाली जो सारी चीज़ें हैं, वो वॉल्केनिज्म जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमने पढ़ रखी है, जी जी, जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमने पढ़ रखी है, उसी के बीच में से आपका ये वॉल्केनिज्म का कॉन्सेप्ट निकलेगा। और वॉल्केनिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जाने से पहले, कि हम कुछ वर्ल्ड के प्लेट्यूज मार्क करेंगे। हमने कहा था कि हम कुछ प्लेट्यू मार्क करेंगे। प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई अपलैंड और ऊपर से फ्लैट होगा, ये उसका डेफिनेशन है। टेबल टॉप है ना, टेबल की टॉप की तरह ऊपर से फ्लैट होगा और रेज्ड होगा, ठीक है, जिसको मैंने लिखा अपलैंड। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई कि प्लेट्यू ये चीज़ है। डेफिनेशन क्या होती है वो सब तो कोई पूछता नहीं है, डेफिनेशन से क्या लेना देना, आप कॉन्सेप्ट समझो कि ये आपका प्लेट्यू है। प्लेट्यू मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। एक मैंने बोला था आपको कि जब माउंटेन बन रही होंगी उसके साथ कुछ प्लेन का जो हिस्सा होगा वो भी रेज हो जाएगा और उसकी वजह से आपका प्लेट्यू का डेवलपमेंट होगा। और कुछ प्लेट्यू आपके होंगे जो बाकी लैंडफॉर्म मानो विंड की वजह से या ग्लेशियल की वजह से बने होंगे, ठीक है ना, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ प्लेट्यू ऐसे भी होंगे जो लावा की डिपोजिशन की वजह से बने होंगे, लावा की डिपोजिशन की वजह से, डिपोजिशन ऑफ लावा की वजह से, जैसे आपका इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू आपने देखा है ना। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है जहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ये वाला जो रीजन जहां पे डेक्कन प्लेट्यू है, आप देखो वहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, पर वो तो एक लावा की डिपोजिशन से हुआ प्लेट्यू है, जबकि आप एक्चुअल में देखोगे तो नीचे तो कोई भी वॉल्केनो नहीं है उस रीजन में, है ना, नहीं है ना। तो वहां पे ये लावा की डिपोजिशन से ये डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है वो हम चीज़ पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, जब हम ये वॉल्केनिज्म पढ़ने वाले होंगे तब। उससे पहले आप एक काम करो, आप अपना एटलस खोलो, उसमें नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलो। आप अपने एटलस में नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलो, वहाँ पे कुछ प्लेट्यू उनको आप मार्क करो ताकि आपको याद रहे। ये प्लेट्यू आप देखो, अगर आपको डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम में नहीं आया तो आपको उससे मिलता जुलता कोई एग्जाम, मानो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जो और कोई एग्जाम लेता है, मानो कि सीएपीएफ का एग्जाम, है ना। पहले आप बाकी छोड़ो, आप यूएसए में मत जाओ, पहले आप यहीं पर आओ। एशिया का मैप होगा जहां लिखा है चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान, ताइवान, है। दिख रहा है? ये जहां पे आपका चाइना का मैप बना है, जहां आपका चाइना का मैप बना है, ठीक है, जहां आपका चाइना का मैप बना है वहां आप देखो। अगर आपको कभी भी प्लेट्यू के बारे में देखना है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, तो आप देखो कि हमारे यहाँ पे ही सबसे पास जो प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू आपको दिख रहा है, कहाँ पर है? दिख रहा है ना, ये चाइना, और यहाँ लिखा है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, लिखा है ना, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। आप देखो ये तिब्बतन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, मतलब क्या है कि जब ये हिमालयस बन रहे थे तो इसके साथ में ये भी राइज हो चुका है, मैंने बोला जब हिमालयस बने, कैसे बने? कॉन्टिनेंट क्या, इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट,
इंडियन प्लेट, ऊपर से यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही थी, तो यहाँ जो साइड में प्लेन होगा वो भी कुछ रेज हुआ होगा, उसकी वजह से बनने वाला प्लेट्यू। कौन? तिब्बतन प्लेट्यू। और उसकी खास बात क्या है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू। ऐसा होने की वजह से कुछ फायदा होता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन किसमें? इंडियन मॉनसून। ठीक है, ठीक बात है। इंडियन मॉनसून में तिब्बतन प्लेट्यू का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है, क्या है? जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेट के टाइप पढ़ेंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया में आप देखोगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जब मॉनसून को स्टडी करेंगे तो समझ आएगा कि ये तिब्बतन प्लेट्यू और ये इतनी हाइट पे है, तो उससे हमारे मॉनसून की जो विंड्स हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं और कैसे हमारा मॉनसून डेवलप होता है। तो आपको क्या याद रखना है? ये तिब्बतन प्लेट्यू बहुत काम की चीज़ है। आपको लोकेशन उसकी पता चल गई, ठीक बात है। आप थोड़ा ऊपर जाइए, आपको दिखेगा ये मंगोलिया, तो वहाँ लिखा है प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, दिख रहा है? ये आपका प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, तो ये आपका विंड से बना हुआ वाला प्लेट्यू है, ठीक है। किससे बना है, कैसे बना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आप ये चीज़ देखो, पर आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर है। आप देखो प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया आपको दिख रहा है? ये प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया के जस्ट नीचे आप देखो एक डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? ये देखो प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया और उसके नीचे गोबी डेजर्ट। ये बताने का मेरा मतलब क्या है? मानो आपको कोई यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थवर्ड्स ऑफ प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये तो साउथ में है उसके। बात समझ आ रही है? इसीलिए लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला टीचर होगा, जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, वो इसमें क्या ही फ्रेम कर पाएगा? वो यही लोकेशन फ्रेम करेगा, ठीक है। वो लोकेशन क्या फ्रेम करेगा कि गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड ईस्टवर्ड या नॉर्थवर्ड ऑफ प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया। तो आप उसको ध्यान से देखो कि ये साउथ और थोड़ा सा ईस्ट वाली साइड है, साउथ ईस्ट में है ना, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया के ये गोबी डेजर्ट जो है आपका साउथ ईस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेट्यू थे वो आपने देख लिए। एक कौन सा था? तिब्बतन प्लेट्यू, और एक मंगोलिया का प्लेट्यू, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने देख ली तो आप आ जाइए नॉर्थ अमेरिका के मैप में। आप नॉर्थ अमेरिका के मैप में आइए और आप देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रॉकीज माउंटेन चेन बनी है, रॉकीज माउंटेन चेन बनी है, तो मैंने क्या बताया था कि कैसे बनी है रॉकीज माउंटेन चेन? तो वो तो ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रही है, उसकी वजह से बनी है, इसलिए वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है। ये बताइए ना, ये बता रखा है ना आपको, क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये ओशनिक प्लेट है, कौन सी? पैसिफिक प्लेट, और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये आपस में टकरा रही है, तो उसके एजिस पे एक माउंटेन रेंज बन रही है, रॉकीज माउंटेन रेंज बन रही है। नहीं, क्या हो गया? भूल गए? याद है ना? भूल तो नहीं गए? ठीक है। आपको ये रॉकीज माउंटेन चेन अगर दिख रही है तो आप उसमें प्लेट्यू देखो। आप प्लेट्यू देखोगे, सबसे पहले एक यहाँ पे लिखा होगा कोलंबियन प्लेट्यू, जो कल हमने एक रिवर मार्क की थी, कोलंबिया रिवर मार्क की थी, कोलोराडो रिवर मार्क की थी और स्नेक रिवर मार्क की थी। मैंने कहा था ये तीनों रिवर नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, प्लस एक मिसिसिपी रिवर है ना। आप देखो यहाँ पे रॉकीज माउंटेन जब बने होंगे उसके साथ कोई प्लेन का हिस्सा जो उसके साथ थोड़ा अपलिफ्ट हो गया है, कौन सा? कोलंबियन प्लेट्यू, दिख रहा है? ठीक है, कोलंबियन प्लेट्यू अगर आपको दिख गया तो आप देखिए उसी के जस्ट नीचे जहां से कोलोराडो रिवर जा रही थी वहां पे एक कोलोराडो प्लेट्यू दिख रहा है। तो आपको दो प्लेट्यू दिखे,
उन दो से निकलने वाली दो रिवर भी हैं, कोलंबियन रिवर भी है, कोलोराडो रिवर भी है, स्नेक रिवर भी है, मिसिसिपी रिवर भी है। ये सारी आपको रिवर के नाम पता है ना? ठीक है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गए कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज के नाम। आप थोड़ा राइट हैंड साइड देखिए, एक जगह लिखा होगा लॉरेंशियन प्लेट्यू। ये यहां राइट हैंड साइड पे कैनेडियन शील्ड के नीचे लॉरेशियन प्लेट्यू दिख रहा है, लॉरेशियन प्लेट्यू। ये लॉरेशियन प्लेट्यू जो आपका है, ये आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म से बनने वाला प्लेट्यू है। ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ग्लेशियल लैंडफॉर्म से बनने वाला प्लेट्यू कैसे है, क्यों है? जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो आपका लॉरेशियन प्लेट्यू है, इसके आप नीचे देखो, ये 5 लेक दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं? लॉरेशियन प्लेट्यू के नीचे आपको 5 लेक दिख रही हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक आयरी, ये सब दिख रहा है, और लेक ऑन्टेरियो, और उसी के पास नाइग्रा फॉल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? ये सब आपको दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है? तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट फिर से उठाएंगे, ठीक है? फिर हम वापस से जब मार्क करेंगे हम देखेंगे कि ये अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि यहाँ पे ये लेक्स ऐसे बन गई होंगी, है ना? तो कोई तो इसका फॉर्मेशन का एक टाइप होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये बड़ी बड़ी लेक्स बनी है ना? जैसे आप देखो, लेक कहीं पर भी बनेगी ना, तो उस लेक का क्या मतलब होता है यार? मतलब एक पानी का एक जगह है जिसमें पानी इकट्ठा है ना, उसको आप बोलते हो लेक है ना? अब लेक जो है उसके अलग अलग टाइप होंगे, या तो वो रेन फेड रिवर होगी, मतलब मानो कि बारिश से उसका पानी भरता होगा और रेन फेड लेक होगी। ठीक बात है कि बारिश के पानी से वो लेक में पानी जमा होता होगा, बहुत सालों से होता होगा और वो लेक बनी होगी, ठीक है? या तो हो सकता है वो ग्लेशियल डिपॉजिट कभी वहां पे होते हों और वो पिघले हों और वहां पे छोटी छोटी बहुत सारी लेक बन गई हों। या हो सकता है जैसे आपके जम्मू में प्रपोज किया था कि तवी आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे, ठीक है? तो वो क्या था, रिवर फेड, कि तवी रिवर का जो वाटर है उसको कहीं पे इनक्लोज करेंगे, ऊपर कोई डैम बनाएंगे, छोटा सा रिवर आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे ताकि यहाँ पे टूरिज्म को थोड़ा बूस्ट मिले। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? तो लेक बनानी है, उसमें कहीं से पानी तो डालना है ना। क्या है इतना हंसने वाला? गर्मी लग रही तो एसी लगाओ, क्या हो गया? नहीं तो प्रोटेस्ट पे बैठ जाओ जैसे वो परेड कॉलेज की लड़कियां बैठी हैं, हमारा ऑनलाइन एग्जाम लो। मुझे वो बात समझ नहीं आई कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों लें? अगर वो कोरोना के डर से, तो वो तो पहले ही इतनी पास पास बैठी हैं, तो फिर हड़ताल में जब इतना पास पास आप बैठे हो तो फिर एग्जाम देने में आपको क्या तकलीफ है? वो सारी लड़कियां फिर जब छुट्टी थी तो वो वाला डालती थी, आस्क मी अ क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे, तब वो इंस्टाग्राम पे आस्क मी अ क्वेश्चन एनीथिंग, और फिर अभी एग्जाम देने की बारी आई तो हाय हाय हम ऑनलाइन लो। ठीक है, बात समझ आई? क्या बात, अगर आपको बात अभी क्या बात चल रही थी कि लेक्स, ठीक है? ठीक बात है। तो आपने यहाँ पे कुछ प्लेट्यू मार्क किए। अब आ जाओ आप सऊदी अरेबिया पे। वो वेस्ट एशिया दिख रहा है? नहीं, पहले आप ये साउथ अमेरिका के मैप पे आओ। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट किस चीज़ के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, लैंड डिप्रेशन होगा। क्या चीज़? वही तो आपको बताया ना मैंने। अगर देखो आप मैप जब हम अच्छे से देखेंगे ना तो आप देखना कहीं जगह पे होगा हाईलैंड, जैसे इथोपियन हाईलैंड पड़ा था ना, तो उसके नीचे कहीं पे प्लेन होगा, फिर कहीं हाईलैंड होगा, तो वो जो हाईलैंड है वो उसके हिसाब से पहले ही ऊंचाई पे है, तो ये पहले ही नीचे है। ऐसा नहीं है कि गड्ढा खोद के उसको आपने लेक बनाया, समझ रहे हो? कोई चीज़ नेचुरली पहले ही लो लैंड पे है, समझ आई? जैसे तराई होता है और कोई माउंटेन होता है ना? जैसे आपका ये जम्मू है तो ये कंडी मतलब पहले ही नीचे है ना, लो लेवल पे है ना, और ऊपर रियासी वगैरह है और ये आपने ऊपर चल गए तो वो माउंटेन एरिया हो गया। या ऐसा हो सकता है कि 2 माउंटेन है और उसके बीच में जो ये वाला एरिया, यहाँ पे आपकी लेक बन सकती है। तो वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो तो हम देखेंगे आगे चल के, वो भी हमारा काम नहीं है, अभी वो टॉपिक ही नहीं चल रहा है। वो जब लेक का टॉपिक चलेगा तो आपको सब बताया जाएगा कि ये लेक इस वजह से बनी है, किस वजह से बनी है,
पर आप एक बार खुद दिमाग में ध्यान रखो, है ना। मेरा क्या कहने का मतलब है, कल जब हमने वर्ल्ड का मैप देखा था तो हमने एक जगह देखी थी जहां से नाइल रिवर फ्लो हो रही थी, है ना, इथोपियन हाईलैंड, उसके नाम में ही हाईलैंड है ना, मतलब वो कहीं ऊंचाई है, तो उसके मुताबिक बाकी वाली जगह नीचे होगी ना, है ना, तो वहां पे कहीं पे पानी जमा होगा तो वहां पे लेक बन सकती है। बात समझ आई। ऊपर भी बन सकती है, वो सब हम चीजें देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिमाचल में चले जाओगे तो देखोगे वहां पे वो ऐसे करके लेक, डिप्रेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है, देखेंगे। अभी आपने साउथ अमेरिका का मैप खोलो। साउथ अमेरिका का जब आपने मैप खोला, आप यहाँ से साइड से स्टार्ट करो और आपको यहाँ पे एक प्लेट्यू दिखेगा जिसका नाम है बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू, कल जब हमने बोलिवियन प्लेट्यू उससे एक दिन पहले बात की थी तो मैंने कहा था कि ये पेरू और बोलिविया के सेंटर में एक लेक है जिसका नाम है लेक टिटिकाका, है ना, सही बात है ना, लेक टिटिकाका। ये लेक इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स में से है, ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे इंडीज माउंटेन रेंज जा रही है इंडीज माउंटेन रेंज जा रही है ना, ये बड़ी बड़ी, उसमें भी बोलिवियन प्लेट्यू और उसके भी ऊपर, तो मतलब काफी ऊंचाई पे ये लेक है, ठीक है। तो आपने और कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू मार्क किया? बोलिवियन प्लेट्यू कर लिया। आप बीच में आओ, बोलिवियन प्लेट्यू के जस्ट सेंटर ही सेंटर जहां ब्राजील है वहां पर एक प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, दिख रहा है? प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो दिख रहा है? तो बस ठीक है, आप अभी सिर्फ प्लेट्यू का नाम याद रखो। आप देखो जैसे आपको ये प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो दिख रहा है, आप नीचे आओ, देखो ये ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड है, जैसे इथोपियन हाईलैंड थे, है राइट हैंड साइड पे ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो इसका मतलब क्या, जहां हाईलैंड लिखा हो मतलब कि वो थोड़ी जगह ऊंचाई पे है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर चले जाओ, उसके जस्ट ऊपर चले जाओ तो एक प्लेट्यू दिख रहा है आपको, बोरबोरीमा दिख रहा है? दिख रहा है? आप इस प्लेट्यू को मार्क करो और एक, आप इस प्लेट्यू को मार्क करो और नीचे की तरफ आओ। एक यहां पैटागोनियन प्लेट्यू दिख रहा है, एक जगह है जहां पे पैटागोनिया लिखा है, पैटागोनिया लिखा है। आप देखो जो आपका मैन वर्सेस वाइल्ड वाला वो बियर ग्रिल्स है, वो इधर ही घूमता रहता है ज्यादा, साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ बहुत सारे प्लेट्यू हैं और बहुत सारे, या वो इधर ही ब्राजील में घूमता रहेगा, या नीचे आज मैं पैटागोनिया में हूँ और ये सब ऐसा बोलता रहता है, ठीक है। पैटागोनिया दिखा आपको? ठीक है, पैटागोनिया दिख गया तो अच्छी बात है। चलो नहीं दिख रहा क्या? हाँ तो डेजर्ट है ना, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ प्लेट्यू भी है, वो आपके मैप में नहीं लिखा है, अभी हम देखेंगे, अभी ये इसीलिए ये सब मंगवाया है, ठीक है, ठीक है। और कुछ बचा? आप एक वेस्ट एशिया वाले मैप पे आओ, वेस्ट एशिया वाला मैप जरा खोलो। ये वाला मैप खोलो जिसमें रशिया दिख रहा है, पहले जिसमें रशिया दिख रहा है वहां पे देखो, पहले एक साइबेरियन प्लेट्यू दिख रहा है, जहां रशिया लिखा है वहां पे सेंटर में लिखा है सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, दिखता है? ये दिख रहा है सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, दिखा? नहीं दिखा? नहीं लिखा आपके मैप में सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू? यहां रशिया के बीच में लिखा होगा सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। दिखा? सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू दिख गया? नहीं दिख रहा है तो आप कोई टेंशन मत लो, अगर आपके मैप में है तो ठीक है, हम ये इसीलिए मंगवाया है कि हम सब यहाँ देखें बड़ा करके, ठीक बात है। अगर दिखता है तो मार्क करो, नहीं दिखता है तो हम यहाँ देखेंगे,
दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। आपको साइबेरिया समझ आता है ना कहाँ है? अगर ये रशिया है तो ये ऊपर साइबेरिया है, पता है ना? है ना? अच्छा, ये वेस्ट एशिया का मैप खोलो। ये साइबेरिया की क्या खास बात है? साइबेरिया ठंडा इलाका, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर दुनिया का। फिर अगर हमारे हिमालयाज नहीं होते तो साइबेरियन की सर्द हवाएं हमारे दिल्ली तक आती और दिल्ली तक हमारे स्नोफॉल होता, ऐसा बोलते हैं। और हिमालय क्योंकि इतने लंबे हैं, इतने ऊंचे हैं, हमें साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ये कौन सी हवाओं की बात हो रही है, क्या है? वो तो पहले विंड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ आएगी कौन सी हवा है। ऐसे मैं हवा में बोल दूं कि साइबेरिया की ठंडी हवा, तो कौन सी हवा? नीचे चलने वाली हवा, ऊपर से आने वाली हवा, तो वो बात समझनी पड़ेगी, है ना? मैं ऐसे हवा में आपको बता रहा हूँ साइबेरिया की ठंडी हवा, तो कौन सी हवा? जो मेरे को लग रही है इस डिस्टेंस की हवा, या वो ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली हवा, या स्ट्रेटोस्फेयर में चलने वाली हवा, कौन सी हवा की बात हो रही है? उसके लिए तो पहले आपको विंड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक बात है ना? तो आप ये वेस्ट एशिया का मैप खोलो। वेस्ट एशिया का आप मैप खोलो तो आप देखो, वेस्ट एशिया के मैप में आपको बहुत सारी चीजें पहले ही बता रखी हैं। क्या क्या बता रखा है? ये ईरान है, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रेड सी है। रेड सी कैसे बना होगा? आपको बताया था कि इसके नीचे कोई डाइवर्जिंग प्लेट होगी। डाइवर्जिंग प्लेट जहां पर भी होगी बीच में नासेंट सी बनेगी, बताया था नासेंट सी। तो नासेंट सी का एक एग्जाम्पल क्या? रेड सी। मतलब वो तो कोई प्लेट दूर हुई है और उसके बीच में पानी आ गया, उसकी वजह से ये रेड सी का फॉर्मेशन हुआ है, बताया था ना? बताया था। फिर रेड सी के आप ऊपर चले जाओ तो मैंने बताया था स्विज कैनाल, जहां पे पिछले दिनों वो एक शिप फंस गई थी, है ना? वो शिप फंस गई थी, वो स्विज कैनाल से आप जा सकते थे, मेडिटेरेनियन सी में जा सकते थे। फिर मैंने कहा था ये रेड सी से नीचे आपको निकलना है तो ये बाबल मंडेब, यहाँ पर उस स्ट्रेट का नाम है, पता है ना? दूसरी जगह ये सऊदी अरेबिया को ईरान से अलग करने वाला पर्शियन गल्फ, है ना? सही बात है। अच्छा, आप ईरान में देखो तो ईरान में लिखा होगा प्लेट्यू ऑफ ईरान, दिख रहा है? प्लेट्यू ऑफ ईरान दिख रहा है? बस उसको मार्क करो, प्लेट्यू ऑफ ईरान, ठीक है? प्लेट्यू ऑफ ईरान दिख रहा है? ठीक बात है। ये जहां पे आपका टर्की है वहां पे आपका एक प्लेट्यू है जिसका नाम है अनातोलिया प्लेट्यू, दिख रहा है? अनातोलिया ऐसे लिखा होगा, अनातोलिया, अनातोलिया। सेंटर ही सेंटर में देखो, यह टर्की लिखा है और बीच में लिखा है अनातोलिया, दिख रहा है? अनातोलिया दिख रहा है? जहां आपका टर्की लिखा है वहां आपको अनातोलिया दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता है? दिखाओ जरा एक बार मैम। हाँ ठीक है, नहीं लिखा है, आप यहाँ पे देख लो, ये लिखा है अनातोलिया, दिख रहा है? अनातोलिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? जिसको आप टर्की में ऐसे लाइन ड्रॉ करके बाहर लिख लो कि यहाँ पे अनातोलिया प्लेट्यू है। जब हम वापस से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो वाला मैप लेकर आएंगे जहाँ पे आपको ये प्लेट्यू आराम से दिखे। ये अनातोलिया प्लेट्यू जो है, इसकी खास बात क्या है? आप देखो टर्की और उसके आसपास आप देखो कौन कौन सी कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, मतलब गर्म क्लाइमेट होता है यहाँ पे, होता है ना? है ना? ये तो गर्म क्लाइमेट वाली जगह है ना? अनातोलिया प्लेट्यू दिख रहा है किसी को? किसी में था? नहीं था, किसी में भी नहीं है। हाँ तो उसका वो नाम इधर उधर कर दिया होगा, वही। हाँ स्पेलिंग अगर आपको दिख रहा है तो बस वो यही चीज है, अनातोलिया प्लेट्यू, ठीक है? आप देखो एक बात, आप देखो ये तो सारी गर्म कंट्रीज हैं, दिख रही हैं आपको? सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह। और यहाँ पे ये अनातोलिया प्लेट्यू, तो ये पूरा का पूरा टर्की जो है उसके सेंटर ही सेंटर में है ना? है ना? तो इसकी वजह से ये प्लेट्यू है तो ये ऊंचा है, ऊंचा है तो इसकी वजह से सराउंडिंग कंट्री की वजह के कंपैरिजन में टर्की का क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ठंडा है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे है। बात समझ आ रही है? नहीं बात समझ आई? नहीं बात समझ आती है? अगर आप ऐसे ऊंचाई पे जाओगे तो थोड़ा ठंडा होता जाता है ना क्लाइमेट, पढ़ेंगे आप, लेकिन ये तो मतलब नॉर्मल बुद्धि वाली बात है। प्लेन्स के हिसाब से मतलब आप ऊपर जाओगे तो क्लाइमेट ठंडा होता है, होता है?
धूप तेज हो जाती है लेकिन क्लाइमेट ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, एलिवेशन। जैसे आपका जम्मू जो है, जम्मू का 300 to 400 मीटर ऐसे करके लिखा होता है, और 1000 to 1200 फीट इसकी एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब सी लेवल से ऊंचाई, है ना। और वहीं पे अगर आप अपना बेंगलोर देखो तो बेंगलोर क्योंकि वो प्लेट्यू के ऊपर है तो वो तो 800 मीटर है, हमारे यहाँ पे 300 से 400 मीटर, उसका एलिवेशन 800 मीटर है, जबकि हम इतनी ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं और बेंगलोर तो इतना नीचे है, फिर भी जम्मू के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडा होता है बेंगलोर, है ना। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे है। वैसे ही जहाँ पे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे प्लेटी होंगे वो जगहें ठंडी होंगी। बात समझ आ रही है ना, है ना। वो सारी वजहें हम पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा, पर अभी आप जो मार्क करने वाली चीज़ थी वो आपने मार्क की, ठीक है, मार्क कर ली तो आपको प्लेट्यू समझ आ गया, जो हमारा आज का पहला टॉपिक था। आपने प्लेट्यू मार्क कर लिए। चलो आप थोड़ा प्लेन्स पे आओ। सेकंड जो टॉपिक है आपका प्लेन्स। प्लेन्स तो कोई भी चीज़, इसमें कोई डेफिनेशन आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। प्लेन्स मतलब सपाट इलाका, प्लेन्स। माउंटेन, प्लेट्यू थोड़ा ऊंचा, प्लेन मतलब सीधा, ठीक है। नीचे आगे जैसे जम्मू के प्लेन्स, है ना। आप गूगल खोलोगे तो उसमें लिखा होगा जम्मू इज लोकेटेड ऑन अनइवन एजेस ऑफ शिवालिक हिल्स और माउंटेन्स। अनइवन एजेस का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे विक्रम चौक से आगे की तरफ जाओ, वहाँ पे देखो एक साइड आपको वो गुज्जर नगर वाला एरिया, तो उसमें घर ऐसे 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 करके, है ना। इसका मतलब वो तो कोई पहाड़ी है जिस पे आपने ऐसे ऐसे करके घर बनाए हैं ना, सही बात है। फिर आप नीचे खड़े हो जाओ बस स्टैंड से, तो आपको फिर जो अपना मेडिकल कॉलेज है वो ऊंचा दिखेगा, है ना। और आप जैसे पुल को क्रॉस करके इस वाली साइड आओ तो ये तो सारा प्लेन है, तो इस एरिया को आप बोलते हो जम्मू के प्लेन्स। और उस वाली साइड चले जाओ पुल के, तो वो तो कोई हिली एरिया है जम्मू का, है ना। है कि नहीं है? नहीं है। बस स्टैंड नीचे है और बस स्टैंड से ऊपर नहीं है, वो आप ऐसे करके नहीं जाते, फिर ऊपर नहीं आता आपका मेडिकल कॉलेज, आता है? आता है। यहाँ से पीछे चले जाओ सिद्धड़ा में, तो वो सारा पहाड़ी इलाका है ना, है ना। तो प्लेन तो वो जगह होगी जो प्लेन है एकदम, वहाँ पे कोई भी माउंटेन नहीं है, कोई प्लेट्यू नहीं है, वो एकदम सतह है, एकदम नीचे, है ना। प्लेन की खास बात क्या है? प्लेन की खास बात ये है कि कभी भी रिवर चलेगी ऊपर से नीचे आएगी, प्लेन में आएगी तो फिर वो सारा अपना सेडिमेंट वहाँ डिपॉजिट करती है, इसलिए प्लेन्स में आपकी सिविलाइजेशंस जो होती हैं वो बसती हैं। बात समझ आई? प्लेन्स में आपकी सिविलाइजेशन बसती हैं। पर देखो एक बात, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊँगा कहाँ पे, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्यों जाने की ज़रूरत है? आप देखो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो वहाँ पे आपको क्या बताया होगा कि इंसान, फिर उसमें पहले आपको पैलियोलिथिक एज, फिर आपको बताई होगी मीजोलिथिक एज, फिर आपको बताई होगी नियोलिथिक एज, ऐसा बताया होगा। फिर बताया होगा ये खत्म हो गया लिथिक, मतलब ये तो स्टोन एज चल रही है ना, ये स्टोन एज की बात हो रही है सबसे पहले, है ना। उसके बाद आपको बताया गया होगा कि चाल्कोलिथिक एज आई होगी, है ना, कॉपर का जहाँ इस्तेमाल हुआ, और इन दोनों के बीच में आई थी आपकी आईवीसी, जहाँ पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन आप देखो जब ये वाली सिविलाइजेशन है ना, जब भी आपकी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी ना, जैसे आईवीसी है, तो आईवीसी आपकी आप बोलते हो कि बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी, है ना। पूरी टाउन प्लानिंग और सीवेज का ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, अच्छी वेल डेवलप्ड लेन्स वगैरह, है ना। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आपकी चीज़ें आपको आईवीसी में दिखती हैं। तो ये तो प्लेन्स में, क्योंकि ये प्लेन्स में इन्होंने अपनी सेटलमेंट की, है ना, इंडस के साइड में जितनी सारी रिवर है उसके साथ साथ सेटलमेंट की, इसलिए ये इतने एडवांस हुए। लेकिन ये बाद में हो सकता था। आप देखो पहले जब स्टोन एज चल रही थी, इंसान नया नया पैदा हुआ, तब आप बोलो कि सीधा वो आपको कोई अगर एक बेसिक डेफिनेशन दे दे कि सिविलाइजेशन जो होगी और लोगों का सेटलमेंट जो होगा वो तो नदी के किनारे होगा, तो प्लेन्स में होगा, ठीक है, होगा, सच बात है। लेकिन लेटर एज में अगर आप अपना एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहां पे जहां पे ये पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, तो जब इंसान पैदा हुआ उसको समझ आया कि हाँ हंटिंग करनी है, ये सारी चीजें, है ना,
उसके लिए उसको पहले औजार चाहिए थे टूल्स, है ना। और टूल्स के लिए उसको स्टोन चाहिए, क्योंकि स्टोन एज है, तो वो डंडी के आगे वो स्टोन को घिस घिस के उसको शार्प करेगा और उसका कोई टूल बनाएगा। और वो स्टोन आपको नीचे तो मिलेंगे नहीं प्लेन्स में, इसलिए वो पहाड़ी में रहते थे पहले। तो सेटलमेंट जब भी आपकी दुनिया की स्टार्ट हुई है तो पहले लोग पहाड़ी में रहना स्टार्ट किए हैं और बाद में प्लेन्स में आए हैं। ये बात समझ आ रही है? ये बात किससे रिलेट होती है? जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि पहले पैलियोलिथिक एज थी, फिर मीजोलिथिक थी और नियोलिथिक। आप इन साइट्स को देखो, आपको कैसे समझ आएगी ये चीज। आप घर जाना, आप पैलियोलिथिक साइट्स देखना पहले, वर्ल्ड की पैलियोलिथिक साइट्स कौन सी हैं, फिर आप देखना मीजोलिथिक साइट और नियोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक जो साइट है ना, आपको समझ आएगा अब लोग जो है वो प्लेन्स में बसना स्टार्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो इतने एडवांस हो गए हैं। उससे पहले जब उनको हंटिंग वगैरह के लिए चीज चाहिए थी तो उनको पत्थर चाहिए। पत्थर कहाँ से मिलेगा? वो तो माउंटेन से मिलेगा, तोड़ तोड़ के कहीं से, है ना। प्लेन में तो माउंटेन होगी नहीं ना, रेत से तो पत्थर वो बनाएंगे नहीं अपना औजार। तो इसलिए आपको जब पढ़ना है तो ऐसे आपको पूरा सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिला के पढ़ने हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से होलिस्टिक वे में समझ आए। बात समझ आ रही है? यहाँ तक जितना आपको बताया वो समझ आया तो ठीक है। प्लेन्स की बात करो। प्लेन्स की अगर आप बात करोगे तो आपको मैंने बताया ये माउंटेन रहेंगे कहीं पे, तो जब नीचे आ जाएंगे तो वो प्लेन इलाके में तो रिवर अपने सारे डिपोजिशन यहाँ पे करेगा, सारे फर्टाइल सॉइल वगैरह यहाँ पर होगी, अच्छी कल्टीवेशन होगी, तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी ज़्यादा डेंस होगी, है ना। ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहेगी। जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू उधमपुर, रियासी वगैरह है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन इलाका है ना। सही बात है कि नहीं है? यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी हो, कोई भी काम करना हो, इजीली सारी चीज़ें हो सकती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें भी इजीली बन सकती हैं। कुछ भी खड़ा करना हो सब आसानी है, ठीक है। प्लेन्स के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप अब देखो वर्ल्ड के कुछ प्लेन्स हम मार्क करेंगे और फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये प्लेन्स और फिर वहाँ से कौन सी रिवर जा रही है और फिर कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा मिनरल मिलता है, और फिर वो सबको जब जोड़ देंगे फिर लास्ट में जो आपको बड़ी पिक्चर मिलेगी तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। बात समझ आई? इसलिए पहले आप ज़रा इंडिया का मैप खोलो। इंडिया का मैप खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? आप ये इंडिया का फिजिकल मैप खोलो, जो ऐसा वाला मैप आपके, आप वहां देखो प्लेन्स ऑफ गंगा लिखा है, प्लेन्स ऑफ गंगा लिखा है ना। तो जिसको आप बोलते हो अपने नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे अगर आपको प्लेट्यू देखने हैं तो आप पहले देखो थोड़े बहुत, एक बीच में लिखा होगा मालवा प्लेट्यू, दिख रहा है इंडिया का? मालवा प्लेट्यू दिख रहा है? कहाँ है ये? तो कहीं एमपी में आपको दिख रहा है ना। जो आपको मैंने बताई थी कि दो ब्लॉक माउंटेन्स, कौन? विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज, उसके बीच में से जो नर्मदा जा रही है उसके जस्ट ऊपर एक प्लेट्यू जिसका नाम क्या है? मालवा प्लेट्यू। उससे थोड़ा नीचे आओ, उससे आप नीचे आओगे तो बीच में आपको दिख रहा है ये डेक्कन प्लेट्यू, दिख रहा है? डेक्कन प्लेट्यू का ये एक छोटा सा पार्ट राइट हैंड साइड में तेलंगाना प्लेट्यू दिख रहा है? तेलंगाना प्लेट्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा? जहां पे तेलंगाना है वहां पे तेलंगाना प्लेट्यू होगा, देखो ध्यान से। दिख रहा है? तेलंगाना प्लेट्यू दिखा? ठीक बात है। आप थोड़ा ऊपर जाओ, जहां पे आपको राजस्थान दिख रहा है, अरावली रेंज दिख रही है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिख रहा है, उसके साइड में यहाँ पे भिवानी बागर लिखा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक बात है। थोड़ा उसके राइट हैंड साइड पे जाओ तो रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, ये क्या है? ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स के और उसके सब डिवीजन है, ठीक है, कि रोहिलखंड प्लेन्स हैं और अवध के प्लेन्स दिख रहे हैं आपको। फिर थोड़ा राइट हैंड साइड में थोड़ा नीचे आओ तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके ऊपर दिखेगा हजारीबाग प्लेट्यू, दिख रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू,
ये जहाँ जहाँ पे भी आपको प्लेट्यू दिख रहे हैं ये रिच सोर्स ऑफ मिनरल, आगे चल के जब भी पढ़ेंगे तो कोई भी मिनरल निकलेगा तो ये प्लेट्यू में से निकलेगा, ठीक है। तो आप प्लेट्यू को पहले ध्यान में रखो कि हाँ ये प्लेट्यू तो वहाँ देखा था कहीं, ठीक बात है। ये तो आपने इंडिया का देख लिया, चलो ठीक है। आप सीधा आओ, पहले अफ्रीका में आओ। अच्छा यूरोप में आ जाओ, पहले पहले यूरोप में आओ। यूरोप में आए, यूरोप, यूरोप दिखा। यूरोप में जरा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, वहां पे एक पेनिनसुला है, नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप स्टार्ट हो रहा है, बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रहा है, जिससे आप मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन में जा सकते हो, दिखता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दिख रहा है ना, दिखता है ना, ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है स्पेन के पास, लेकिन यूके का कंट्रोल है इसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होगा आइबेरियन पेनिनसुला, दिख रहा है, आइबेरियन पेनिनसुला दिख रहा है आपको, है ना। ये आइबेरियन पेनिनसुला मतलब ये स्पेन पुर्तगाल वाली जगह पर है, नीचे देखो, नीचे ये आइबेरियन पेनिनसुला, ये फिजिकल मैप, इसका नीचे पॉलिटिकल मैप देखो तो कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे, स्पेन और पोर्टुगल है ना, ठीक बात है। आप देखो एक इंपॉर्टेंट माउंटेन जो स्पेन को फ्रांस से अलग करती है, पाइरिनीज लिखा होगा, पाइरिनी माउंटेन बीच में दिख रही होगी आपको, फिजिकल मैप देखो जरा, नीचे देखो आप स्पेन और फ्रांस, फिर ऊपर देखो आइबेरियन पेनिनसुला के थोड़ा सा जस्ट ऊपर ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती हुई एक माउंटेन रेंज पाइरिनीज दिखती है। ये आपको, ये ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये देने का मेरा एक मोटिव है। वो मोटिव क्या है, वो मोटिव ये कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, क्या पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मानो नेपोलियन और उसका ये मन है कि वो पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को एक दिन, मतलब पहले तो यूरोप को, ठीक है, पूरे यूरोप को वो कैप्चर कर ले, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन वो कौन है, ब्रिटेन, सही बात है, और नेपोलियन फ्रांस का है, सही बात है, ठीक है ना, ठीक बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर वो यहाँ से अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करेगा तो बीच में तो ये वाली माउंटेन आती होगी, तो वो ये क्रॉस करके नहीं जा पाया होगा, ठीक बात है। या आप इंडिया का देखोगे तो मैंने आपको सारी माउंटेन रेंज बताई, पहले मैंने आपको माउंटेन रेंज बताई कि पामीर नॉट से निकलने वाली पाकिस्तान में जाने वाली किरथार और सुलेमान रेंज बताई, फिर उसकी आपको मैंने बताया अफगानिस्तान में एक्सटेंशन है हिंदू कुश माउंटेन रेंज बताई। तो आपको इससे ये पता चलना चाहिए कि कभी आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी खोलो या एंशिएंट हिस्ट्री आपका पढ़ने का मन कर जाए कि चलो हमें थोड़ी सी शर्म आ रही है अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें देखो कि बाहर से कोई भी किंग आ रहा है और वो इंडिया पे अटैक करेगा, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान, अगर मानो वो ईरान से चला है या अफगानिस्तान से चला है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ वहाँ तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ये वाली माउंटेन रेंज है, तो हाँ इसको कहीं से क्रॉस किया होगा, उसके बीच में कोई पास रहा होगा, उसको क्रॉस करके वो सुलेमान किरथा रेंज को क्रॉस करके फिर कहीं पंजाब में पहुंचा होगा, अगर उस रास्ते से आया है, नहीं आया तो ऊपर से आया है, तो वो जब J&K पढ़ेंगे तो उसकी माउंटेन रेंज पढ़ेंगे, उसके पास पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि बाहर से जब किसी भी बंदे ने अटैक किया होगा तो कहाँ कहाँ से निकल के वो गया होगा। बात समझ आ रही है? तो आपको आसानी होगी समझने में सारी चीज़ें, इसलिए ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ो और सारी चीज़ें मार्क करते रहो। बात समझ आ रही है? नहीं? कोई डाउट है इसमें? क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये पायरेनी दिख रहा है, ये किसको, जैसे कि यूराल माउंटेन, जैसे मैंने आपको बताया यूराल माउंटेन आर नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप बताया, वैसे ही पायरेनीज जो है वो नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। दिखती है ना? दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके थोड़ा राइट हैंड साइड पे जाओ तो आपको एल्प्स दिख रहे हैं, जो आपको पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं कि फोल्ड माउंटेन है ना? दिखते हैं ना? ठीक बात है। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ जरा, ये फ्रांस जहां पे आपको दिख रहा है और ये जहां पे आपका ब्रिटेन है,
उसके बीच में जाओ तो एक इंग्लिश चैनल है ना, जो आप न्यूज में सुनते हो कि वो बंदे ने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया स्विमिंग कर करके या ऐसा कर करके, है ना, वो इंग्लिश चैनल आपको पता चलना चाहिए ना कहाँ है, दिख रहा है, ये फ्रांस और ऊपर ग्रेट ब्रिटेन और उसके बीच में यहाँ इंग्लिश चैनल दिख रहा है, नहीं दिखता? इंग्लिश चैनल नहीं दिखा? दिखा? ठीक है, ये अगर आपको दिख गया तो फिर आप देखो और आपको क्या बताना है। यहां बीच में आओ तो क्या लिखा है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन दिख रहा है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन दिख रहे हैं, ठीक है, प्लेन दिख गया आपको यहाँ के। चलो ठीक है, यहाँ के इतना ही प्लेन है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। फिर आप आ जाओ, आप ये अफ्रीका के मैप पे आओ। जब कल आपको अफ्रीका का मैप मैंने बताया था, देखो मैप प्रैक्टिस रोज करनी है ताकि आपको रोज याद हो जाए, है ना, याद हो रहा है, कुछ कुछ याद हो रहा है ना, ठीक बात है। कल जब आपको मैंने अफ्रीका का मैप बताया था तो मैंने क्या बोला था, एक इथोपियन हाईलैंड है, फिर बीच में आपको कॉन्गो बेसिन बताया था, फिर आप ये कॉन्गो बेसिन के जस्ट नीचे आओ तो एक प्लेट्यू होगा जो साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, उसका नाम है कटंगा प्लेट्यू, दिख रहा है, ये कटंगा प्लेट्यू दिख रहा है। ये कटंगा प्लेट्यू को जरा आप मैच करो अपने पॉलिटिकल मैप के साथ अफ्रीका के, तो बताओ जरा ये कौन सी कंट्री में पड़ता होगा? क्या क्या चीज? ये आप कटंगा प्लेट्यू को ऐसे रखो और यहां पे देखो जरा ये कौन सी कंट्री में पड़ता है अफ्रीका की। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता होगा, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है कहीं पे कटंगा प्लेट्यू? नहीं पड़ रहा? किस में पड़ रहा है? नहीं, कटंगा प्लेट्यू पहले बताओ आपको दिखा भी है कि नहीं, ऐसी हवा में? कहाँ है? हाँ तो उसके वहां पे जरा पॉलिटिकल मैप में देखो कहां पे ये बैठता है फिट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नहीं बैठ रहा है, तो इतना आप मुंडी क्यों मार रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे क्या हो गया? दिख रहा है ना, कटंगा प्लेट्यू दिखा, बस कटंगा प्लेट्यू आप याद रखो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जो है, दिख गया है ना, दिख गया। फिर बीच में आपको कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आए थे तो मैंने कहा था यहाँ पे बहुत सारी कोस्ट हैं और उनके नाम, वो क्या क्या वहाँ पे काम होता था उस हिसाब से उनके नाम पड़े हैं, जैसे ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, बताया था ना। उससे आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर आओ तो जहाँ सूडान लिखा है उसके ऊपर साहेल रीजन जो मैंने बताया था वो अफ्रीका का प्लेन रीजन है, दिख रहा है, वो साहेल रीजन दिख रहा है। और वो प्लेन रीजन के जस्ट ऊपर आप चले जाओगे तो आपका डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है, सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट के आप जरा लेफ्ट हैंड साइड पे आओ तो एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ जरा ये कौन सी वाली माउंटेन होगी, तो आप बताओ ये कौन सी माउंटेन होनी चाहिए आपके हिसाब से, जितना आपने अभी तक पढ़ा। हाँ, ओशन और कॉन्टिनेंट के साथ बनी हुई वाली माउंटेन होनी चाहिए, तो वॉल्केनिक माउंटेन होगी। आप एक एटलस माउंटेन को यहाँ पॉलिटिकल मैप में देखो तो बताओ कौन कौन सी कंट्री से पास हो रही है जरा। वो वेस्टर्न सहारा वो मोरक्को ही है, हाँ टूनिशिया से हो रही है ना, दिख रही है आपको? ये वेस्टर्न सहारा, मोरक्को और ऊपर टूनिशिया दिखती है, अल्जीरिया और टूनिशिया दिखती है, नहीं दिख रहा? कौन सी माउंटेन रेंज है ये? एटलस माउंटेन रेंज। क्यों ज़रूरी है? आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना विंड, तो मैं आपको एक विंड बताऊंगा जिसका नाम है सिरोको, वहाँ से चलेगी और दूसरी साइड यूरोप में जाएगी। कहाँ से जाएगी? यहाँ से चल के ना मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके यूरोप में जाएगी, यूरोप में भी यहाँ नीचे इटली वाली जगह पे जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे ब्लड रेन करवाएगी वो, क्योंकि उसका कलर वैसा होगा, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ताकि बाद में आपको याद आए कि हाँ ये चीज़ तो पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक बात है, ताकि जब वो विंड हम बाद में पढ़े तो आपको याद आए हाँ वो तो वहाँ से गई होगी, क्यों वहाँ पे ये माउंटेन वगैरह है, ठीक है। दिख गया आपको एटलस माउंटेन? एटलस माउंटेन दिख गया, तो बहुत बढ़िया।
आप जरा और ये आपने क्या देखा, अफ्रीका का मैप, फिर आप साउथ अमेरिका का मैप देख लिया आपने, साउथ अमेरिका का मैप देखा, साउथ अमेरिका के मैप में, साउथ अमेरिका के मैप में आपने प्लेटू ऑफ जहां माटो ग्राफो मार्क किया है उसके ऊपर यहाँ सेल्वास नाम की एक जगह है, दिख रही है, ये सेल्वास प्लेन्स हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक बात है। चलो यहाँ तक के लिए जितना हमें ये प्लेटियो और प्लेन देखने तो आपने देख लिए, अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनो। कहाँ है डस्टर वस्टर, कहाँ है, पता नहीं कहाँ रखते। यहाँ तक आपने देख लिया ना, तो चलो फिर वॉल्केनो पढ़ो। ये आपने कितने टेम्परेचर पर रखा है, ये आपने गर्म, बाहर 25 डिग्री हो रहा है, आपने अंदर 31 डिग्री पर रखा है, ये कैसे, ये कौन सा एसी का फंक्शनिंग है। आप बंद कर दो ना, इससे अच्छा गर्म क्यों कर रहे हो कमरा। चलता है चलो चलो पकड़ो। बाईस तेईस पर रख दो, ठीक है। ये क्या 31 पे किसका आइडिया है ये रखने का, क्या आप लोग का वॉल्केनिज्म कोई बहुत भारी बड़ा भरकम टॉपिक तो है नहीं, कुछ नहीं है ज्योग्राफी में और कुछ भी नहीं है। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे टफ चीज ज्योग्राफी की है वो क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, वो जो क्लाइमेट वाला आपका टॉपिक है ना, वो ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल, और जिसको मैं बोलूँ कि हाँ सही में जिसमें आपको टाइम लगे समझने में, वो एक सेक्शन है। ये वॉल्केनो अर्थक्वेक कुछ काम का नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देखो अगर आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझ आ गई तो फिर तो ये कुछ भी नहीं। या आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जब हमने ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखी तो हमने क्या बोला, नीचे तो कोई कन्वेक्शन सेल चल रहे थे और उनका कुछ राइजिंग लिंक था, राइजिंग लिंक था, ये कन्वेक्शन सेल थे, मेटल में चल रहे थे, मोल्टन मटेरियल है, ऊपर इसके कुछ लिथोस्फीयर की लेयर होगी, होगा ना, ऊपर उसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपकी क्रस्ट है। तो ये जब नीचे आपके कन्वेक्शन सेल चलेंगे, जहां पे उसकी राइजिंग लिंब होगी, राइजिंग लिंब होगी, राइजिंग लिंब की वजह से वो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को एक दूसरे से दूर करेंगे। तो मैंने आपको जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई तब मैंने क्या बोला, जहां जहां पे कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिंब होगा वहां पे आपका डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होगी, डाइवर्जिंग एक दूसरे से दूर जाएगी, है ना, वहां पे आपका क्या बनेगा, नासेंट सी। हेलो
क्या हो गया? क्या बात हो रही थी कि कन्वेक्शन सेल उसका राइजिंग लिम्ब, जहां पे उसका राइजिंग लिम्ब होता है वहां पे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है ना, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री थी, जहां डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री थी वहां पे नासेंट सी बनती थी। ये चीज तो आपने पहले ही बताया आपको, है ना, ये चीज तो आपको पता है ना। दूसरी क्या चीज थी? दूसरी सेम सिचुएशन, बस इसके डाउनवर्ड लिंक थे, जहां पे थे तो ये बाहर की किसी भी प्लेट को पास लाएगा, कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज वाली प्लेट बाउंड्री ठीक। वहां पे फिर कन्वर्जेंस वाली प्लेट बाउंड्री में तो तीन कंडीशन देखी थी, ओशन 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 कॉन्टिनेंट 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 देखी थी, नहीं देखी थी? हैरान क्यों हो जाते हो? ऐसे हैरान हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया मैंने, ये तो आपको सब पढ़ा रखा है ना। जब कन्वर्जेंस वाली देखी थी तो क्या देखी थी कि कन्वर्जेंस तो तब होगी जब डाउनवर्ड उसकी लिंक होगी, डाउनवर्ड लिंक होगी तो यहाँ ऐसे पास लाएगा, है ना, लाएगा ना, देखी थी। फिर हमने क्या देखा कि पास लाएगा तो कन्वर्जेंस होगी, उसके तीन टाइप, ओशन 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 कॉन्टिनेंट 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 देखे। अभी वॉल्केनिज्म क्या चीज है? ये तो आपका पुराना रीकैप से बस आपका वॉल्केनिज्म आपको समझ आ जाएगा। ये वॉल्केनिज्म क्या चीज है? वॉल्केनो आप किस चीज को बोलते हो? वॉल्केनो आप उस चीज को बोलते हो कि ऐसे करके आपकी कोई एक चीज है और उसमें से ये मैग्मा इरप्ट हुआ, बाहर निकल गया, आप बोलते हो ये वॉल्केनो आ गया, ऐसे ही बोलते हो। ये जो मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल आपको दिख रहा है या फिर ये टेबल साइड करो? हाँ दिख रहा है ना। मोल्टन मटेरियल जब तक क्रस्ट के, ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे रहेगा तब तक आप उसको क्या बोलोगे? मैग्मा। जब वो आपके क्रस्ट के, ये अगर आपका क्रस्ट है ना, मतलब अगर ये पहाड़ी है तो हम तो यही मान के चलेंगे ना अभी तक ये अंदर है, तो यहाँ तक जब तक इरप्ट नहीं हुआ है तब तक अंदर है, ठीक है, तब तक आप उसको बोलोगे मोल्टन मटेरियल को मैग्मा। जब वो यहाँ से इरप्ट होकर बाहर आ गया आप बोलोगे बन गया लावा, ठीक बात है। तो लावा और मैग्मा में क्या फर्क है तो आपको समझ आ गया, ठीक बात है ना। अब वॉल्केनिज्म जब हमने पढ़ा, जब मैं आपको ये चीज बता रहा था कि ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन ओशन और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, तब मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि अगर ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो वहां पे भी वॉल्केनो आएगा, ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस हो वहां पे भी वॉल्केनो आएगा। बस एक कॉन्टिनेंट एक ऐसी चीज है जहां पे वॉल्केनो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था किसी चीज का तो सबडक्शन होना चाहिए और वो मेंटल में जाके मेल्ट होनी चाहिए, फिर वो कहीं पोर से निकलेगी तो वॉल्केनो निकलेगा। लेकिन जब कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं तो वो स्लाइड होंगे एक दूसरे पे या फिर उनके मटेरियल ऊपर चढ़ जाएंगे, तो वो तो पहले लिथोस्फीयर जितना थिक था उससे और ज्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। और किसी चीज का सबडक्शन ही नहीं हुआ तो नीचे जाके मेल्टिंग नहीं हुआ तो वो तो वहां से निकलने का उसका कोई चांस नहीं है। ये चीज तो आपको बताई ना मैंने, ये चीज आपको पता है ना, ये चीज आपको नहीं पता, ये चीज अगर आपको पता है
इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ, इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना? अगर इस चीज में डाउट नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट चीज देखो, ये वॉल्केनिज्म क्या चीज है वो तो आपको पता चल गई, कहां कहां आएगी, अब कहां कहां आती है वो देखना आपको। फिनोमिना क्या है वो तो आपको पता है कि नीचे से कोई मोल्टेन मटेरियल निकला और वो बाहर आके इरप्ट हुआ है, कैसे हुआ क्यों हुआ वो हम देखेंगे। वो हम देखने के लिए पहले आपको पता चलना चाहिए कि वॉल्केनो आता कहां का है। जब आपको पता चलेगा ये आता कहां का है, फिर आप समझेंगे कि वहां पे ऐसी क्या चीज है कि ये वहीं पर आ जाए, तभी तो आप समझ पाओगे ना, है ना? मैं आपको पहले बताऊं और फिर बाद में हम लोकेशन करें, फिर थोड़ी, पहले आपको लोकेशन पता चलनी चाहिए कि यहाँ आता है, फिर हम समझेंगे कि क्यों आया होगा यहाँ पे, है ना? ठीक बात है ना? तो आप देखो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो जो आपका ग्रुप बना है उसमें मैंने इसकी फोटो भेजी है, आप जो जो ग्रुप पे है वो फोटो को खोलो और एक बार देखो जरा उसकी लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन है यहाँ से ये और यहाँ से ये, दिख रहा है उसमें ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, देखो जरा एक बार फोन खोल के, और जिनको नहीं है दिखता उनको भी दिखाओ कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या चीज है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिख रहा है? अभी ये सब मिटाना, अगर ये ऑन करूंगा तो ये सब मिटाना पड़ेगा, इसके ऊपर दिखेगा नहीं ना, व्हाइट होना चाहिए ना पीछे, है ना? है ना? दिखाऊंगा मैं आपको, पर अभी आप वो उस फोटो को देख लो, जब थ्योरी खत्म कर लेंगे फिर फोटो देखेंगे, है ना? पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। दिख रही है वो फोटो? फोटो समझ आ रही है क्या है? वो क्या फोटो है, वहां से ऑस्ट्रेलिया का एक साइड और ग्लोब में, मैं ग्लोब लेकर आ जाता हूं, ये ग्लोब दिख रहा है आपको? कितने बातें करने लग जाते हो क्या तुम स्कूल के बच्चों की तरह? ये ग्लोब दिख रहा है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ साउथ अमेरिका के ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिखता है? दिख रहा है? कोई डाउट है तो आप उस वाले जरा मैप में देखो क्या बोला मैंने, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन, तो उस वाले मैप में ये वाली साइड होगी, क्योंकि वो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब मंदबुद्धियों की तरह मत बोलना सर वहां तो लेफ्ट साइड है, यहाँ आप राइट साइड बना रहे हो, ऐसे तो नहीं करोगे ना? बात समझ आ रही है ना क्या मतलब है? भाई उसको फोल्ड करना पड़ेगा तो फिर वो उसके ऐसे पड़ेगा, ठीक है ना? वो कहने का मतलब कि जहां जहां ओशन है वहां वहां पे वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, दिख रही है? यहां तक जहां तक आपका नॉर्थ ये साउथ अमेरिका नहीं आएगा, दिख रहा है ना? दिख रही है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहां पर है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि ये पैसिफिक ओशन पहले उसका, क्योंकि पैसिफिक ओशन है इसलिए उसका नाम पैसिफिक, फिर क्योंकि वहां पे वॉल्केनो आता है इसीलिए फायर, और पूरा ऐसे करके बनाती है इसीलिए रिंग, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बात समझ आई? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है तो कहां पर है? पहले आपने देखा पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां पर आपका? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, पैसिफिक ओशन में आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और आप ध्यान से देखोगे तो और बहुत छोटी छोटी ये, एक मैंने आपको प्लेट वाली भी फोटो भेजी है, देखो जरा, एक मैंने आपको प्लेट वाली फोटो भेजी है, वो प्लेट वाली फोटो निकालो, प्लेट वाली फोटो भेजी है मैंने आपको ग्रुप पे, प्लेट वाली फोटो निकालो। आप वो सारे जल्दी से जल्दी ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है? वहां कोई ये नहीं काम की चीज हो रही है इसलिए आप देख लो। पहले आपको ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिख रही है ना, ये ऐसी है ना? टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते हैं, कोई बना दो मुझे ऐड कर देना, ठीक है? कोई एक बना के मुझे ऐड कर देना टेलीग्राम पे। आपको दिख रहा है ना? दूसरी मैंने फोटो भेजी थी ये वाली, दिख रही है? ये दूसरी वाली फोटो को आप जरा ध्यान से देखो, दूसरी वाली फोटो का ध्यान से देखोगे
तो आपको क्या दिखेगा, एक पैसिफिक प्लेट दिख रही है, पैसिफिक प्लेट दिख रही है बड़ी बड़ी, जहां मैं बोल रहा हूँ कि आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहां पे प्लेट कौन कौन सी है पहले वो देखो। एक प्लेट है कैरोलाइन प्लेट दिख रही है, एक बड़ी पैसिफिक प्लेट है, अलूशियन आइलैंड है, जुआन डी फूका प्लेट है, ईस्ट पैसिफिक राइज है, नाज़का प्लेट जो कि पैसिफिक प्लेट का पार्ट है जिससे आपकी इंडीज माउंटेन रेंज बनी है, पता है ना, है ना, सही बात है ना। यहाँ पे आपकी फिलिपाइन प्लेट है दिख रही है, और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन बड़ी प्लेट दिखाई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ओशन प्लेट भी है और ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट भी है ना, सही बात है ना, नहीं है, देखो जरा एक बार आप दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, तो फिर उसके साइड में जो आपको दूसरी वाली एक ऐसी वाली दिखाई है वहां पे भी आप देख सकते हो, एक टेक्टोनिक प्लेट वाली फोटो अलग से भेजी है, उसमें आप क्या देख रहे हो कि नाज़का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोको प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट दिख रही है। अब ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और मैंने कौन कौन सी फोटो भेजी है देखो, एक मैंने और फोटो भेजी थी जिसमें क्या है, वो होस्ट और ग्रेबॉन वाला मैंने जो आपको कल ब्लॉक माउंटेन दिखाया था उसकी फोटो थी, ठीक है, होस्ट और ग्रेबॉन दिख रहा है, ठीक है। जब आपको ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पता चल गया तो आप समझो कि यहाँ पर क्यों बना होगा, अब तो कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वो जो जगह आपको मैंने दिखाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहां तो भाई ओशन और ओशन की प्लेट है, उनका कन्वर्जेंस हो रहा है, और कुछ ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां पर भी ओशन और ओशन की प्लेट का कन्वर्जेंस होगा वहां जो हेवियर प्लेट होगी वो सबडक्ट होगी, तो वहां वोल्केनो आएंगे, वोल्केनो कहां आएंगे, आप देखो, आपको बार बार न्यूज में सुनोगे इंडोनेशिया में वो वोल्केनो इरप्ट हो गया, मलेशिया में कम होता है, इंडोनेशिया में ज्यादा होता है ना, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा वोल्केनो निकलते हैं ना, बार बार माउंट क्राकातोबा, ये वो बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन है वहां पे जहां पे बार बार आपका वोल्केनो इरप्ट होगा, है ना, क्यों, क्योंकि आपको पता, मैंने बताया ओशन की वजह से वो आइलैंड बने हैं, और उसके बाद उसका और सबडक्शन होगा तो और नीचे से प्लेट मेल्ट होगी और ज्यादा मोल्टन मटेरियल बनेगा, फिर वो कहीं बाउंड्रीज से निकल के ऊपर आएगा क्रस्ट को, और फिर एक दिन वो जब ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो वो बाहर निकल ही जाएगा, है ना, तो इसलिए वहां वोल्केनो आने के चांस ज्यादा है ना, जहां पे कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, फोल्ड माउंटेन, बीचों बीच तो आप कभी देखो यूरोप के बीच में कहीं पे फटा ऐसा वोल्केनो आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं होता, यूरोप में आप जब मार्क करोगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इटली और उसमें माउंट सिसिली करके एक आइलैंड है, अब वो आइलैंड का फॉर्मेशन ऐसा है क्योंकि वो आइलैंड है तो वहां पर होता है। इंडिया में देखो आप कॉन्टिनेंट जो हमारा पूरा प्लेट है, इंडियन कॉन्टिनेंट, हमारी जो इंडियन कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, जो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ये नीचे का बांग्लादेश, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखो इसके बीच में तो कहीं पर भी वोल्केनो यहाँ पर भी नहीं आता है, नहीं आता ना, नहीं है ना, हमारा जो ओनली वोल्केनो वो कहां पर है, वो तो ये अंडमान एंड निकोबार में है ना, क्या नाम है उसका, बैरन आइलैंड नाम है, बैरन आइलैंड नाम है, बैरन आइलैंड में आपका वोल्केनो निकलता है ना, ठीक बात है ना, बैरन आइलैंड में निकलता है, बहुत देर से डॉर्मेंट था, 2018 में उसमें थोड़ा सा हल्का सा इरप्शन हुआ, इसीलिए 2018 के जो प्रीलिम्स का पेपर था वहां पे आपसे सीधा उन्होंने बैरन आइलैंड पे क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा का सीधा, क्यों, क्योंकि वो न्यूज में था, आप 2018 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखना, वहां पे क्योंकि बैरन आइलैंड में थोड़ा सा इरप्शन हुआ था, वो न्यूज में आ गया था, इसलिए वहां पे क्वेश्चन उन्होंने सीधा 2018 के प्रीलिम्स के पेपर में पूछा, बात समझ आई। आप स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी कर रहे हो केएसएस इनका, उसके लिए तो आपको जितनी लोकेशन बताइए आप उतनी भी याद रखोगे तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का मान के चलो, ठीक है, वो यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये प्लेट्यू कहाँ है, ये डेजर्ट कहाँ है, ये उसके यहाँ पर है, ये वहां पर, बस ये मोटी मोटी चीजें आप पकड़ के चलोगे ना, अगर आप बहुत डीप पे भी नहीं गए तो भी आप जो स्टेट पीसीएस वाली चीजें वो आप कवर कर लोगे, ठीक है, ये तो और डीप में सारी चीजें हैं, ये बैरन आइलैंड आपको पता चल गया ना कहां पर, ये तो अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। फिर आप देखो यूरोप, वहां पे भी कोई आइलैंड कहीं नहीं है, फिर आप और देखोगे जहां पे वोल्केनो निकलता है वो तो कौन सी जगह है, जापान, जापान दिख रहा है आपको, एक बार जरा मैप खोलो, जापान ढूंढो जरा कहां पर है, एक बार जरा मैप में जापान वाला खोलना मैप, ये दिख रहा है आपको, ये चाइना मंगोलिया, राइट हैंड साइड पे जापान बना है, दिख रहा है,
दिख रहा है ना? नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? जापान दिखा आपको? जापान, ये चाइना, मंगोलिया, कोरिया, जापान, ताइवान है? है? देखो जरा है, ये जहां पे आपको जापान दिखेगा, जहां पे आपको जापान दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा जापान? दिखा? नहीं है जापान आप में? ऐसा कैसे हो सकता है? होगा, कहीं होगा, आगे पीछे होगा कहीं पे। आप इन टेक्स्ट में चेक करो, कहीं पे जापान दिया होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप देखो जापान तो पूरा का पूरा आइलैंड है, दिख रहा है ना? है ना? चारों तरफ पानी है ना? और उसमें भी 4 बड़े बड़े आइलैंड है जापान में, उनके नाम बाद में देखेंगे, ऐसे आपको भूल जाएंगे। होकाइडो, ये सब, होंशु, है ना? दिख रहा है ना? होकाइडो, होंशु दिख रहा है? बाद में याद करना। अभी आप बस ये चीज समझो, क्योंकि आइलैंड आइलैंड है ना आइलैंड, तो यहाँ पे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और कहां पर होता है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में होता है। हाँ होता होगा, क्यों? क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने देखा ना, वहीं से तो जारी है ना, जारी है ना? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने समझी ना कहां पर है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर समझी ना आपने? पक्का फिर से देखनी है, ठीक है? तो जहां आपके आइलैंड होंगे वहां तो आपका वॉल्केनो होना बनता है। बात समझ आई? जहां एकदम आपका कॉन्टिनेंट का बीचों बीच होगा वहां कोई वॉल्केनो नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अगर ये बात आपको समझ आई तो आपको समझ आएगी ये वॉल्केनो क्या चीज है। आप देखो, आप घर जाओ, आप घर जाओ, आप वॉल्केनो खोलो, उसमें 100 चीजें दी होंगी, काम की एक भी चीज नहीं है। क्या पढ़ोगे आप वॉल्केनो में? उसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता। उसमें आप क्वेश्चन बनने वाली क्या चीज है वो समझो। पहले वो आपको ये चीज पूछ सकते हैं वॉल्केनो क्या चीज है, तो आपको समझ आ गया। दूसरी चीज वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो नीचे रहता है मोल्डन मटेरियल, उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकला तो उसको लावा बोलते हैं। कहाँ निकलेगा आपको पता चल गया, ये जहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होगी, जहाँ ओशन ओशन का कन्वर्जेंस होगा, जहाँ ओशन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन होगा, वहां पे निकलेगी। ओशन ओशन का होगा तो वहां आइलैंड होंगे, वहां कहीं आइलैंड में से वॉल्केनो आएगा। जहां पर ओशन कॉन्टिनेंट होगा वहां वॉल्केनिक माउंटेन पहले से बनती है, तो उन माउंटेन में से वॉल्केनो निकलेगा। बात समझ आई? है ना? फिर उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं है। आप देखो ये वॉल्केनो जो है, ये दो टाइप की चीजें बनाएंगी। ये वॉल्केनो जो है वो फीचर्स बनाएंगी, वॉल्केनो से बनने वाले लैंड फॉर्म्स। अगर वॉल्केनो निकला है तो उससे बनने वाले लैंड फॉर्म। अच्छा, उससे पहले आप एक और चीज देखो, दो टाइप का वॉल्केनो हो सकता है, एक बेसाल्टिक, एक एंडेसाइटिक। दो टाइप के वॉल्केनो होंगे, एक होगा बेसाल्टिक, बेसाल्टिक, एक होगा एंडेसाइटिक। ये बेसाल्ट और एंडेसाइट क्या चीज है? मिनरल है। घर में जाके इनके बारे में पढ़ लो, बेसाल्ट क्या होता है, एंडेसाइट क्या होता है, ठीक है? कोई आपसे पूछने वाला है नहीं। बेसाल्टिक जो आपका लावा है, लावा, ये जो मोल्टन मटेरियल अंदर से निकल रहा है ना, उसके दो टाइप है, एक होगा बेसाल्ट वाला लावा, एक होगा एंडेसाइट वाला लावा। बेसाल्ट क्या है? मिनरल है। एंडेसाइट क्या है? वो भी मिनरल है। मिनरल क्या चीज होती है? वो जो अर्थ के बीच में से निकलते हैं, है ना, वो मिनरल नहीं होते हैं? होते हैं मिनरल। फिर उसमें से मेटल, नॉन मेटल, वो सारी चीजें, है ना? है कि नहीं है? कुछ माइनर मिनरल होते हैं, कुछ मेजर मिनरल होते हैं, होते हैं। वो जब ज्योग्राफी में आगे जाएंगे, जब मिनरल्स में पहुंचेंगे, तब हम पढ़ेंगे वो मिनरल क्या चीजें हैं। उससे पहले आप एक और चीज देखो, यहाँ साइड में और एक चीज समझो जिसको बोलते हैं रॉक साइकिल। ये रॉक साइकिल बात समझ आ रही है क्या? देखो, यहाँ से आपका लावा निकला, मानो कहीं से आपका वॉल्केनो निकला है, वॉल्केनो निकला है और वो मटेरियल बाहर निकला और यहाँ पे आके हो गया कूल। अगर वो मटेरियल यहाँ पे कूल हुआ लावा से निकले हुए मटेरियल से, तो आप क्या बोलोगे? ये इग्नियस रॉक है।
जो लावा से मैग्मा से डायरेक्ट बनने वाली रॉक होती है, बाहर आके कूल हो जाती है, उसको आप इग्नियस रॉक बोलते हो। यही रॉक होता है। मैं अगर आपको 3 घंटे की क्लास में रॉक साइकिल पढ़ाऊं तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, ठीक है। 2 घंटे के लिए रॉक साइकिल अलग से आपको एक एक चीज पढ़ाना कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है ना। मैं क्या करूंगा आपको रॉक साइकिल में बता के, क्या ही बताऊंगा मैं? कुछ नहीं। आप बस बात समझो, आपका वॉल्केनो कहीं से निकला, वो अब फ्लोट हो रहा होगा ना। आपने लावा की ये वॉल्केनो निकलने की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आपका वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वो मैग्मा फ्लोट हुआ, बाद में जाके कहीं तो कूल भी तो होगा ना। कूल होगा। वॉल्केनो जब निकलता है बहुत सारी ऐश, डस्ट, वाटर वेपर, बहुत सब कुछ निकलता है उसके अंदर से, है ना? ठीक है ना? वो मटेरियल जब आपके सरफेस पे जाके कूल होगा तो वो रॉक की शक्ल ले लेगा ना। रॉक की शक्ल लेगा तो उस रॉक को आप क्या बोलोगे? इग्नियस रॉक। ऐसी बनती है ना इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक रॉक फॉर्मेशन का पहला स्टेज है। ठीक बात है। अब वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में कोई फॉसिल नहीं होगा। अब आपको कोई डिफरेंशिएशन बोले आप करो कि ये इग्नियस रॉक क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक क्या है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। कहा देखो, इसमें 4-4 घंटे के लिए बुक खोल के और दूसरों के सामने कि आज मेरे को रॉक साइकिल अच्छे से आ गया पूछ लो, कुछ है ही नहीं उसमें। क्या ही याद करोगे? एक लाइन में याद रखो क्या? इग्नियस रॉक लावा से बनी होंगी, इसलिए नीचे से मोल्टन मटेरियल आया है तो अपने साथ मिनरल लेके आई होंगी, है ना? नीचे मिनरल होगा ना। आपको क्या बताया? अर्थ बनी। फिर अर्थ बनी तो उसमें बाहर सॉलिड क्रस्ट, अंदर मोल्टन जो है आउटर क्रस्ट। मोल्टन आउटर क्रस्ट जो है वो लिक्विड स्टेट में है। आउटर क्रस्ट लिक्विड है ये बोला था। और सॉलिड इनर क्रस्ट, सॉलिड इनर कोर। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और क्रस्ट जो है बाहर वो सॉलिड है। ये चीज बताई थी। मतलब अंदर जो है उसके मिनरल है ना? अंदर उसके मिनरल है ना, यही तो बताया था ना। जब मैंने बताया कूल हुई तो जो सॉलिड वाले मिनरल थे वो अंदर चले गए, हैवी जो मिनरल होंगे वो अंदर चले जाएंगे कोर में, जो लाइटर मिनरल होंगे वो बाहर क्रस्ट में रह जाएंगे। यही तो बताया था आपको। ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये सारे लाइटर थे तो क्रस्ट में रह गए। आयरन और जो आपको ये बताया था सीमा और सियाल और ये नीफे, निकल और आयरन, नीफे, तो ये हैवी थे तो ये कोर में चले गए। यही तो बताया था। अब जब वॉल्केनो होगा और नीचे से मोल्टन मटेरियल कहीं से बाहर निकलेगा तो वो मिनरल वाला ही लावा तो होगा ना। तो वो मिनरल वाला लावा अगर निकलेगा और वो बाहर जाके कूल होगा और इग्नियस रॉक बनाएगा तो वो इग्नियस रॉक तो किसी मिनरल से बनी होगी। बात समझ आ रही है? नहीं बात समझ आई? इसका मतलब वो इग्नियस रॉक में कोई भी फॉसिल नहीं होगा। फॉसिल का मतलब क्या होता है? नो फॉसिल। फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब होता है कोई भी जीव जंतु और वो मर गया, कोई पेड़ पौधा वो दब गया, वो सबको नीचे जाके वो फॉसिल बन जाता है। उनके रिमेन्स जो बचे उनका आप क्या बोलते हो? फॉसिल। ठीक बात है ना? है ना? इसलिए आप बोलते हो कि फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हमें करना है कम। फॉसिल फ्यूल कौन से हुए? कोल, क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक है ना? है ना? अब ये सेडिमेंट्री रॉक का क्या, ये क्या चीज है सेडिमेंट्री रॉक? मानो कोई रॉक है, उसमें मानो पेड़ पौधे उगने लग गए, ये सारी चीजें हुई और बहुत सारे और थे, जीव जंतु रहते थे, ये सब चीजें। ठीक है, एक दिन वो सारे मर गए, फिर दब गए, उनकी लेयर बनती गई और वो नीचे चले गए। तो उस पे लेयर बनी, इतने सारे फॉसिल हैं, प्रेशर लगा, हीट लगी, उसकी वजह से वो अब सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गई। रॉक जो है आपकी, उस पे जब भी आप हीट और प्रेशर लगाओगे वो अपनी स्टेट कर देती है चेंज। करती है जैसे कोयला है, कार्बन, वही आपका डायमंड बन जाता है आगे चल के। ये तो सब आपने 10th 11th में पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? पढ़ा है। वैसे ही आपका जैसे लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन सुना है आपने? लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक, आगे चल के इस पे प्रेशर और फोर्स लगे तो ये मार्बल बन जाता है। वो जो मार्बल आप घरों पे लगाते हो तो ये मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक। बात समझ आ रही है? वैसे ही जो आप घरों में ग्रेनाइट लगाते हो, वो ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट। अब ये कौन से रॉक क्या होते हैं, अभी मैं आपको एक ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से सब याद कर लेना। ठीक है? ठीक है?
बात समझ आई? अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे वॉल्केनो हुआ, वहां से कुछ मिनरल मटेरियल बाहर निकला लावा की फॉर्म में, वो बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ, बाहर आके सॉलिडिफाई हुआ तो अंदर से मिनरल आया होगा, कुछ रॉक बनाएगा, जब कूल होके सॉलिडिफाई होगी तो वो रॉक जो बनेगी वो इग्नियस रॉक होगी, रिच इन मिनरल होगी, लैकिंग इन फॉसिल होगी, बहुत काम की होगी। बात समझ आ रही है? ये क्या होती है? इग्नियस रॉक। बात समझ आ रही है? फिर उस पे ये पेड़ पौधे गिर गए और ये सब समझ होगी वो अंदर चलेगी। क्या? पेड़ के पत्ते, पेड़ का तना, कुछ पुराने कोई जीव जंतु रहते थे वो मर गए, उनकी हड्डियां, ये सारी चीजें फिर वो दब गए और ओवर द ईयर इंटेंस प्रेशर और हीट की वजह से वो इग्नियस से कन्वर्ट होके सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। सेडिमेंट्री का क्या मतलब है कि उसके अंदर सेडिमेंट्स हैं। सेडिमेंट्स किसके? फॉसिल फ्यूल है, उसके अंदर ये फॉसिल है, किसके? एनिमल और प्लांट के फॉसिल, इसलिए वो सेडिमेंट्री रॉक है। बात समझ आई? सेडिमेंट्री रॉक समझ आई? सेडिमेंट्री रॉक समझ आई? तो ठीक है। और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बहुत देर के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक, उस सेडिमेंट्री रॉक पे और बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि रॉक साइकिल का लास्ट स्टेज होता है। जैसे कि आपकी लाइमस्टोन, उसको बहुत ज्यादा इंटेंस हीट और प्रेशर दो तो वो एक दिन मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है और मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। बात समझ आई? बात समझ आई? क्या चीज? क्या चीज समझ आई इससे आपको? इससे आपको रॉक साइकिल पता चला कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होगी, फिर वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगी। ये रॉक का साइकिल है। ठीक बात है? ठीक है। ठीक है। तो ठीक बात है। फिर आप देखो कि अगर आपका कहीं से वॉल्केनो निकला, कहीं से आपका वॉल्केनो निकला, तो अब वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन सी जगह पे है और कौन सा मिनरल उसके नीचे है, तो वही वाला मिनरल उसके ऊपर आएगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ग्रेनाइट है, मार्बल है, तो वो आपको इंडिया में किसी किसी जगह पे ही तो मिलता है ना, ऐसा थोड़ी हर जगह पे मिलता है। इसका मतलब कोई एक जगह होगी जहां पे वो मिनरल ज्यादा है नीचे, और अगर इरप्ट होगा तो वही मिनरल बाहर निकलेगा। ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही तो मिनरल होते हैं ना। मिनरल आपको कैसे मिलते हैं? जैसे इंडिया है तो आप बोलोगे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट है तो यहाँ पे आयरन भी है, कोल भी है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे वाली जो प्लेट है वहां पे ये सारे मिनरल हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि वो जो जब वो रॉक बनी थी तो उसके नीचे वो वाले मिनरल थे तब। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही जब लावा निकलेगा तो डिपेंड करेगा कि उसके नीचे कौन से मिनरल थे और वो कौन से टाइप का लावा निकला है। ठीक है? ठीक है ना? वो मैग्मा जब बाहर निकला है तो उसके नीचे कौन सा मिनरल था वो उस प्रकार का बाहर आएगा। बात समझ आई? अगर उसके नीचे बसाल्ट है तो बसाल्ट बाहर आएगा, अगर एंडेसाइट है तो एंडेसाइट बाहर आएगा। बात समझ आ गई ना? जो बेसाल्ट होता है, जो आपका बेसाल्टिक मैग्मा होगा, बेसाल्टिक मैग्मा या लावा बोलो, और जो आपका एंडेसाइटिक मैग्मा या लावा बोलो, उसमें क्या डिफरेंस होगा? दो चीजों का डिफरेंस होगा। वो दो चीजों का डिफरेंस क्या है? ये जो आपका बेसाल्ट वाला लावा होता है ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, फ्लोज स्लोली, फ्लोज स्लोली, और ये बहुत फास्ट मूव करता है। ये अगर बाहर निकलेगा तो बहुत फास्ट, और इसी से आपको क्या पता चलता है? अगर ये इरप्ट होगा तो इसका वायलेंट इरप्शन होगा, और ये इसका वायलेंट इरप्शन नहीं होगा। इसीलिए आपने कुछ कुछ ऐसा वीडियो देखी होंगी जहां पे आपको दिखाएंगे कि एक वॉल्केनो है जिसका बहुत ज्यादा वायलेंट इरप्शन, मतलब वो बहुत जोर से निकलेगा, और कहीं पे होगा ऐसे सरफेस पे लावा निकल रहा है। आपने वीडियो देखी होगी, लोग पास में बैठ के देख भी रहे होंगे, मैग्मा निकल रहा है, साथ में ही समंदर में जा रहा है और सॉलिडिफाई भी हो रहा है। आपने ऐसी वीडियो देखी होगी कुछ कुछ, है ना? नहीं देखी तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रोजेक्टर इसी के लिए लाया है। ठीक है? बात कहने का क्या है मतलब
कुछ कुछ आपके वॉल्केनो ऐसे होंगे जो धीरे धीरे इरप्ट होंगे, धीरे धीरे फ्लो करेंगे, ठीक है। आप पास में जाके उनको देख सकते हो कि हाँ ये तो सरफेस पे निकला है और ऐसे करके फ्लो कर रहा है। सामने उसके नदी वगैरह अगर होगी तो वहां जाएगा, सॉलिडिफाई हो ठंडा हो जाएगा ना, वहां उसकी रॉक बनती जाएगी धीरे धीरे करके। कुछ होंगे जो बहुत वायलेंट इरप्शन होगा, जिन जिनका वायलेंट इरप्शन होगा, और जो बहुत जिनका वायलेंट इरप्शन होगा तो ऑब्वियसली वायलेंट तरीके से अगर निकले हैं तो फिर फ्लो भी तो तेज तेज करेंगे ना। जो निकलेगा ही धीरे तो वो फिर जाएगा भी धीरे धीरे, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जो ज्यादा वायलेंटली इरप्ट होगा वो फ्लो भी ज्यादा तेज करेगा, है ना। तो बस इससे आपको पता चलेगा क्या कि बेसाल्टिक वाला कौन सा वॉल्केनो था और एंडोसाइटिक वाला कौन सा वॉल्केनो था। अच्छा, ये चीज आपको पता चली कि दो टाइप हो सकते हैं किसके, वॉल्केनो के। वॉल्केनो के दो टाइप हो सकते हैं, ये सिर्फ टाइप बताए, ये टाइप ही बताए, अभी लैंडफॉर्म की बात ही नहीं की हमने, है ना। वॉल्केनो से बनने वाले लैंडफॉर्म की अभी कोई बात नहीं हुई, ये टाइप पता चले आपको दो, कौन से, एक बेसाल्टिक और एक एंडोसाइटिक। बात समझ आई, बेसाल्टिक और एंडोसाइटिक समझ आया। फिर आप आगे एक और चीज देखो, एक तो चीज होगी कि जहां पे वॉल्केनो आपके वहां बनेंगे जहां ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस हो रहा होगा, जहां ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो रहा होगा। लेकिन आप एक और चीज देखो, अगर ऐसा ही है तो आप पहले वो मैप देखो और उस मैप में जो आपको मैप दिया ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, वो मैप खोलो, उसमें एक नीचे डॉट लगा होगा, ऐसे लिखा होगा हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स, अभी हमें वो चीज पढ़नी है कि वो हॉट स्पॉट्स क्या चीज है। एक बार आप मैप खोलो और वहां देखो हॉट स्पॉट्स नाम का कुछ लिखा है, देखो है, नहीं है, नहीं है हॉटस्पॉट, सबको दिखा। आप देखिए हॉटस्पॉट क्या चीज है, हॉटस्पॉट दिख रहा है, हॉटस्पॉट क्या चीज है समझो। हॉटस्पॉट एक ऐसी चीज होगी, नहीं है वो ना, वो उसी में आप मैप में है लेकिन वो बिंदु से बताया है, वो छोटा बिंदु है तो वो हॉटस्पॉट है, वो बड़े बड़े है तो वो क्या है, ठीक है। ऐसे ही उस पर लिखा है हॉटस्पॉट, लिखा है, नहीं है। क्या ब्राइटनेस बढ़ाओ फोन की, क्या हो गया, ऐसे थोड़ी दिखेगा। नहीं दिख रहा, आप ये हॉटस्पॉट समझो क्या चीज है। हॉटस्पॉट दुनिया की एक ऐसी चीज होगी जहां पे नेचुरली नीचे, जहां पे नेचुरली नीचे कन्वेक्शन सेल चलते होंगे और यहाँ पे मोल्टन लावा और मैग्मा निकलता होगा, और ऊपर कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी जो इसके ऊपर से मूव करती होगी और चली जाती होगी। उसका कहने का क्या मतलब, आप ये समझो। जब मैंने पहले आपको बताया था कि अर्थ पूरी ऐसी थी, उस पे दो कॉन्टिनेंट थे, मतलब पहले पेंजिया था और पेंथलासा था। पहले मैंने बताया एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया पेंथलासा, फिर वो टूटा तो लॉरेशिया बना और नीचे गोंडवाना लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना बना। फिर बीच में मैंने आपको बताया कि बीच में डेथी सी थी, ये चीज तो हमारी चली रही है। फिर मैंने बोला आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में से इंडिया की, इंडिया अगर यहाँ साउथ में था तो उसकी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई, और यहाँ पे अगर यूरेशियन प्लेट है तो एक दिन आके ये यूरेशियन प्लेट से ऐसे टकरा गया और यहाँ पे हमारे हिमालय बन गए, ऐसे बताया था मैंने आपको, है ना। तो फिर ये हॉटस्पॉट क्या चीज है, हॉटस्पॉट एक ऐसी चीज है जहाँ पे नेचुरली आपका लावा प्रोड्यूस होता है, वो कोई एक आइलैंड होगा, जो आपका हॉटस्पॉट होगा ना वो नेचुरली एक आइलैंड जैसी चीज होगी। आइलैंड कैसे, पहले आप एग्जांपल भी समझ लो, किस चीज की बात हो रही है अभी, रीयूनियन आइलैंड की बात हो रही है, वो जो मैंने आपको मार्क करवाया है। आपको याद है रीयूनियन आइलैंड, मैंने बोला था इंडियन ओशन में है, फ्रांस के ऊपर की टेरिटरी है, याद है, याद है। हाँ मानो वो हॉटस्पॉट क्या है, वो हॉटस्पॉट वो खुद तो वहीं पर रहता है ना, वो हॉटस्पॉट खुद तो वहीं रहता है, वहां लावा इरप्ट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। मानो उसके ऊपर से अगर कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट निकलेगी ना, उसके ऊपर से अगर कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट निकलेगी,
अब ये इंडिया की प्लेट है, तो मैंने बोला ना इसकी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई, उड़ के थोड़ी गई, ऐसे गई ना, नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई ना इसकी। कैसे हुई होगी नॉर्थवर्ड जर्नी? क्योंकि नीचे कन्वेक्शन सेल काम कर रहे हैं ना, उसी की वजह से तो कोई चीज दूर जाती है और पास जाती है। हवा में थोड़ी उड़ रहा है, हवा में उड़ के चला गया क्या वहां पे? नहीं गया ना। नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई मतलब उसके नीचे वो कन्वेक्शन सेल वैसे काम कर रहे थे कि हमारी प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड स्टार्ट मूव होना स्टार्ट हुई, है ना। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो एक रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से जा रही थी, मतलब उसके नीचे एक हॉटस्पॉट था, उसके नीचे एक हॉटस्पॉट था। किस चीज का? वो जो रीयूनियन आइलैंड आपको आज दिख रहा है ना, वो पहले रीयूनियन आइलैंड नहीं था, वो पहले रीयूनियन हॉटस्पॉट होता था, रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब आप मतलब समझो, इतने हैरानी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको आता है, आप ऐसे ही बोलते हो जब क्या आपको जो मैंने बताया कि ओशन और ओशन आपस में सबडक्ट हो रहे थे, ओशन और ओशन हो रहे थे। जब ओशन ओशन आपस में सबडक्ट होंगे तो जो हेवियर होगी, डेंसर होगी, वो नीचे जाएगी, और फिर मैंने बोला यहाँ से कुछ मटेरियल निकलेगा और ऊपर आइलैंड बनेंगे, बनेंगे। लेकिन वो आइलैंड तो ऊपर तब बनेंगे बहुत मिलियन ऑफ ईयर, लेकिन एक हॉटस्पॉट तो क्रिएट हो सकता, मानो अभी ऊपर कुछ नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे ये सबडक्ट हो रही है, यहाँ से मटेरियल निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो आप बोलोगे ये जगह कोई हॉटस्पॉट है। इतना तो बोल सकते हो ना कि यहाँ से आपका मोल्टन मटेरियल निकलता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ओशन ओशन का या ओशन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है, और नीचे वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका मोल्टन मटेरियल जो है वो, मतलब जो सॉलिड मटेरियल है वो मेल्ट हो रहा है और वहां से निकल के ऊपर जा रहा है ना। इतना तो बोल सकते हो ना। फिर वो तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर कहीं ऊपर आके डिपॉजिट होके आज आपको आइलैंड की तरह दिख रहा है ना। पहले तो वो एक हॉटस्पॉट होता था, बात समझ आ रही है। अब मानो ऐसी कोई चीज यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट होता था, ठीक है। वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब आपकी इंडियन प्लेट जा रही थी, आपकी इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जा रही थी, रीयूनियन हॉटस्पॉट नीचे है, उसके ऊपर से इंडियन प्लेट जा रही है। अब आप एक बात समझो, वो जो इंडियन प्लेट जा रही है ना, उसकी कोई स्पीड ऐसी नहीं है कि 1 मिनट में वो यहाँ पे टकरा गई होगी, है ना। वो जाने में भी उसको कितने साल लगे होंगे, है ना। तो वो जितनी देर के लिए इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के नीचे थी, यहाँ से जो वॉल्केनो निकला है, यहाँ से वॉल्केनो निकल रहा था ना, ये नीचे तो हॉटस्पॉट है, तो यहाँ से तो वॉल्केनो निकल रहा है ना लगातार, वो इसके सरफेस पे, इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के सरफेस पे, क्योंकि वो सरफेस अब इस हॉटस्पॉट के ऊपर आ गई है, तो वो मेल्ट करके इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक टाइम होगा जब इंडियन प्लेट इस यूनियन हॉटस्पॉट को क्रॉस करके आगे बढ़ गई होगी, तो फिर वो निकल गया प्लेट उसके ऊपर से, तो वो कुछ डिपॉजिट नहीं होगा। तो जितनी देर के लिए ये हमारा इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर रही, उतने ड्यूरेशन में आपका ये सारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बना है। डेक्कन प्लेट्यू में आपको मैग्मा और लावा दिखता है। डेक्कन प्लेट्यू में आपको जो ब्लैक सॉइल दिखती है, वो सारी चीजें जो आपको दिखती हैं वो मैग्मा और लावा की वजह से हैं, है ना। और मैंने आपको बताया कि इंडियन प्लेट के ऊपर तो कोई भी मैग्मा और लावा नहीं है, नहीं है ना। तो वो मैग्मा और लावा कहां से आया? वो मैग्मा और लावा तब आया जब इंडियन प्लेट अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कर रहा था और वो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकला। जब वो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकला, जब वो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकला, तो मान लो ये इंडिया ऐसे करके ये है और ये नीचे रीयूनियन हॉटस्पॉट है, और यहाँ से, तो जब ये इसके ऊपर से निकला होगा ना, तो ये ऐसे करके पोर्स में से निकल के इसी जगह पे आपका लावा जो है वो फैला और सॉलिडिफाई हो गया, हो गया ओवर द ईयर, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। जब वो होता जाएगा, डिपॉजिट करता जाएगा, तो एक प्लेट्यू बना देगा ना, बाकी चीजों से तो ऊपर रेज हो जाएगा ना। तो जो आज आपको डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। हवा में, हाँ मेरे को डेक्कन प्लेट्यू पता है, वो कोई आपको कुछ, कोई आपने हासिल नहीं कर लिया जिंदगी में कुछ, ये चीज अगर आपको पता होगी तो हाँ हमें पता है कि ये ऐसे बना था। कैसे? कि भाई इंडियन प्लेट तो नीचे थी और एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था, उसके ऊपर से जब इंडियन प्लेट जा रही थी, तो जितने ड्यूरेशन के लिए इंडियन प्लेट उस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर रही, और नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा था, वो स्प्रेड होता गया, वो इतने
सालों के लिए स्प्रेड हुआ कि वो रेज्ड हो गया, सॉलिडिफाई हुआ और आज हमें वो एक डेक्कन प्लेट्यू की तरह दिखता है। बात समझ आई? इस चीज को आप बोलते हो हॉट स्पॉट। वो हॉट स्पॉट ही आगे चल के जब इंडियन प्लेट आगे चली गई फिर वो तो निकल ही रहा है क्योंकि वो तो हॉट स्पॉट है, तो आगे चल के वो आइलैंड में कन्वर्ट हो गया जो आपको आज दिखता है रियूनियन आइलैंड। बात समझ आई? उसी को आप बोलते हो रियूनियन हॉट स्पॉट, वो जो आपको यहाँ दिख रहा है रियूनियन आइलैंड, फ्रांस रियूनियन हॉट स्पॉट। ऐसा आपके एनसीईआरटी में रियूनियन हॉट स्पॉट लिखा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो सर ये कैसे। ये मिट जाता है ना, तो आप समझो कि यहाँ पे आपका गोंडवाना लाइन था और आपका इंडिया ऐसे करके चलना स्टार्ट किया होगा, कहाँ हो गया रियूनियन आइलैंड, हाँ ऐसे करके, और ऐसा एक टाइम आया होगा जब ये रियूनियन आइलैंड का जो हमारा डेक्कन वाला पार्ट है वो यहाँ होगा और यहाँ पे डिपॉजिट करते 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 फिर वो पहले नीचे से आया होगा तो यहाँ हुआ होगा, फिर ऊपर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ये जगह कवर की होगी ना उसने पूरी, फिर एक टाइम आया होगा जब उसने ये जगह लीव कर दी होगी, तो पर ये प्लेट्यू तो सॉलिडिफाई हो गया है, वो तो ऊपर बन गया ना, तो वो ऐसे करके ये प्लेट्यू लेकर ये आगे चल के ऊपर ये यूरेशियन प्लेट से टकरा के बाद में आपके हिमालयस बने। इसीलिए अगर आपको स्टेटमेंट में कोई बोले कि डेक्कन प्लेट्यू इज ओल्डर देन द हिमालयस, तो आप बोलोगे राइट, हाँ ये तो सच बात है, क्यों वो तो तब जब रियूनियन आइलैंड के ऊपर से निकला तब बना था, है ना। बात समझ आ रही है ना। बस अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, आपको बस समझना है उनको कि वो कैसी चीजें हुई हैं, ठीक है, तो आपको सब याद रहेगा, ठीक है, ठीक बात है। ये इतना सब कुछ पढ़ाने का मतलब यही था कि अगर उसमें से कोई एमसीक्यू निकले तो आप कर पाओ, ठीक है, ठीक बात है ना। कोई दिक्कत है? ये समझ नहीं आ रहा आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है भैया? पानी का दो। ठीक है, वॉल कैमरा समझ आ गया और आपको क्या समझ आ गया हॉटस्पॉट क्या चीज होती है, बात समझ आई। अब हॉटस्पॉट कहीं पर भी हो सकता है, वो आगे चल के आइलैंड बन सकता है ना। हॉटस्पॉट तो आपको बस समझ आएगी ये ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे ये वॉल कैमरा निकल रहा हो आगे से, ठीक है। वैसे जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में था वो क्या है, रियूनियन हॉटस्पॉट, जिसकी वजह से आपका डेक्कन प्लेट्यू बना है ना। मैं आपसे अगर ये पूछता कि ब्लैक सॉइल, आपको अभी तक क्या चीज पता थी? ब्लैक सॉइल, हाँ वो तो महाराष्ट्र गुजरात में होती है। कोई पूछे कि महाराष्ट्र गुजरात में क्यों होती है, तो उसका आंसर आपको कैसे देना है, ऐसे, है ना, इस वजह से होती है ब्लैक सॉइल वहां पे, ठीक है। अगर एलुवियल सॉइल प्लेन्स में होती है तो किस वजह से होती है, क्योंकि भाई नदी है, वो इतना सब कुछ तोड़ तोड़ के सेडिमेंट ला रही है, प्लेन्स में डिपॉजिट कर रही है, तो सबसे फाइन पार्टिकल जो होगा सॉइल का वो एलुवियल प्लेन्स में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है। जहाँ रेड सॉइल होती है वो हम सब पढ़ेंगे, वहां नीचे आयरन है तो उसकी वजह से वो है, वैसी सारी चीजें तो आपको एक एक चीज पता चलनी चाहिए कि कौन सी सॉइल कहाँ है, क्यों वहां पर ऐसा है, और फिर वो सॉइल जो है कौन सी वेजिटेशन को, वहां पे कौन सी चीज जो है वो ग्रो कर सकती है ना। सही बात है ना, ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा, वॉल्केनो, फिर आपने देखे दो टाइप के वॉल्केनो, फिर आपने देखा ये रियूनियन हॉटस्पॉट क्या है और हमारा डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना। अब ये वॉल्केनो से निकलने वाली दो और चीजें, लैंडफॉर्म भी पढ़ेंगे, पहले दो चीजें और देखो। एक चीज होती है गीजर, एक चीज होती है गीजर और एक चीज होती है स्प्रिंग। हाँ हाँ हॉटस्पॉट,
है ना। एक चीज होती है गीजर, एक होती है स्प्रिंग, गर्म पानी। दोनों जगह पे आपको मिलता क्या है, गर्म पानी मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताइए। आपका क्रस्ट है और आप बोलते हो कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी सब, तो आपके जो सतह पे पानी है वो एब्जॉर्ब होकर नीचे जाता है, हमारा वाटर टेबल गिर रहा है, वाटर टेबल बढ़ रहा है, वो सारी चीजें आपको पता है ना, है ना। आज के टाइम पे अगर आप बोलो कि आपका वाटर टेबल जो है, मानो इतना आप नीचे खोदोगे तो आपको फिर पानी मिलेगा, इतना नीचे खोदोगे तो पानी मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे हमारा वाटर टेबल जो है वो इतना नीचे गिर गया है ना, इतना नीचे खोदना पड़ता है तो अब आपको पानी मिलता है ना। आप बोलोगे कि भाई ये इतना सब कुछ राइस कल्टीवेशन है वो तो बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है तो वाटर टेबल नीचे गिर। आज आपको हैंडपंप लगाना हो तो बहुत नीचा गहरा खोदना पड़ता है ना। ये गीजर और स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, ये दोनों गर्म पानी है, दोनों में क्या, दोनों का नीचे जो मैकेनिज्म चल रहा है वो क्या है कि वहां पे जो वाटर टेबल है वो ऐसी जगह पे है कि उसके नीचे जो है कन्वेक्शन सेल जो है वो आपके काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो पानी ऐसा आपके जो टच हो रहा है वो गर्म हो चुका है, ठीक है, वो गर्म हो चुका है। वाटर टेबल इतना नीचे है, पानी और जो आपका नीचे मोल्टन मटेरियल है उसकी वजह से आपका पानी जो है कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन तो चल ही रहा है, कन्वेक्शन की वजह से तो ये आपस में हिल रहे हैं, उसकी वजह से ऊपर ये थोड़ा और गर्म है, सॉलिड है, तो थोड़ा कंडक्शन की वजह से भी जो आपका पानी है वो गर्म हो चुका है। पानी गर्म है, पानी गर्म है, अगर आपका पानी गर्म है, अगर कहीं पे आपका पानी जो नीचे वाटर टेबल में, यहाँ नीचे मानो आपके क्रस्ट में पानी है, क्या हो गया, मानो कहीं बहुत प्रेशर से निकल रहा है, आपको दिख रहा है बहुत एक जगह से होल होके बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकला और वो बहुत ही ज्यादा गर्म पानी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये गीजर है। बात समझ आई, वो क्या है, गीजर, ठीक है, वो क्या है, ऐसा आपको कहीं पे दिखेगा तो नहीं, तो आप उसके लिए याद रखो कि दुनिया में ऐसी दिखने वाली चीज जो है वो बहुत कम जगह पे आपको ऐसी चीज दिखेगी, क्योंकि उसके लिए तो पूरा ऐसा फिनोमिना होना कि वो इतना लो लाइन हो और फिर वो प्रेशर लगाए, कहीं पे कोई होल हो जाए, कोई फिशर निकले और वहां से वो पानी इतना प्रेशर से बाहर आए, हर जगह तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बहुत वंस इन मतलब ब्लू मून किसी जगह पे होने वाला फिनोमिना है ना, हर जगह नहीं हो सकता ये, हर जगह मतलब आप मानो कि हर जगह होने वाला फिनोमिना नहीं है, ये तो कहीं पर होगा किसी जगह। तो आप क्या याद रखो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ, यूएसए में, वहां ये होता है। वहां ही क्यों होता है, ये हम जब अभी नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे ना, वहां जब मैं आपको ये चीज बताऊंगा ना कि आपने ये कोलंबियन प्लेट्यू देखा, कोलोराडो प्लेट्यू देखा, और वहां पे ग्रेट कैनियन, ग्रेट कैनियन वो आपने फोटो देखी होगी कि यहाँ पर भी पहाड़, यहाँ पर भी पहाड़, बहुत दोनों ऊंचे हैं, बीच में से स्नेक रिवर, ये कोलोराडो रिवर, ये सारे पास हो रही है ना। वो वाली आपने फोटो देखी है कभी, कभी फोटो देखी है, नहीं देखी तो बोलो नहीं देखी है सर, नहीं देखी तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों प्लेट्यू में मतलब ये बहुत रेस्ड हैं और बीच में से ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ठीक है। ऐसा सब कुछ हो रहा है आपके नॉर्थ अमेरिका में। वहां पे एक पर्टिकुलर जगह है येलोस्टोन नेशनल पार्क में जहां पे आपको ये गीजर वाला फिनोमिना दिखता है, ठीक बात है। तो ये तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर पानी आ रहा है, उसको आप गीजर बोलोगे। स्प्रिंग तो क्या है, गर्म पानी कहीं पर भी आपको इकट्ठा हो जाए, मतलब कि ये ऐसे है, पानी गर्म हो रखा है। आप अभी देखते हो ना कहीं पे नेचुरली पाइप फटी हो वो वाला पानी नहीं, पाइप फट जाए कहीं पे वहां पानी वो वाला नहीं, नेचुरली पत्थर के बीच में से कहीं पे आप देखोगे कि हाँ यहाँ पे पानी निकलता है, या माउंटेन्स में आप देखोगे कि कहीं पे नेचुरली वो वाटरफॉल थोड़ा सा कहीं पे पानी निकल रहा है ना, है ना, सही बात है। वैसे ही अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कहीं पे ऐसा पानी थोड़ा बहुत निकले और वो
इकट्ठा होता रहे, इकट्ठा होता रहे, इकट्ठा होता रहे। ठीक है, अब ये भी कहां पर होगा, ये भी वहीं पर होगा जहां पहले ऐसा लैंड फॉर्म होगा कि वहां पे इकट्ठा हो पाए, है ना। प्लेन जगह पे तो वो बह जाएगा ना, मानो प्लेन जगह हो, वहां पर ये पानी इकट्ठा होने वाला फॉर्मेशन, वहां पे कहीं पे ये स्प्रिंग बनाना हो तो नहीं बनेगा ना, वो तो फैल जाएगा। ये तो वहीं होगा जहां पहले ऐसा लैंड फॉर्म हो, कुछ ऐसा, है ना। उसके नीचे ऐसा कुछ हो रहा हो तो वहां पे कुछ पानी इकट्ठा हो जाए, वहां पे आपको ये स्प्रिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको कहां दिखता है, हिमाचल प्रदेश में, है ना, है ना, है ना, हिमाचल में। क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ है, और पहाड़ है, एक पहाड़ ऐसे जा रहा है, पीछे से एक पहाड़ ऐसे जा रहा है, बीच में डिप्रेशन है, वहां से कुछ हो रहा होगा तो वहां इकट्ठा हो सकता है पानी, है ना। यहाँ बोलो आप जम्मू में यहाँ पे कहीं पे निकाल तो नहीं निकलेगा, प्लेन इलाका है, सिंपल सी बात है ना। ये तो वहां होगी जहां पहले ऐसी चीज होगी, वहां पे पहले से ऐसा लैंडफॉर्म है, वहां पर ये हो सकता है, वहां पे ऐसा हो सकता है। अब आप एक और चीज देखो, अब आप एक और चीज देखो, ये चीज वैसे मेरे को आपको भी यहाँ नहीं बतानी थी, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये जब समझ आए। अगर मैं आपको बोलूँ ये वाटरफॉल जो होते हैं, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स वो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे यहाँ वो लैंडफॉर्म नहीं है कि यहाँ वाटरफॉल हो। ये वाटरफॉल आपको कहाँ दिखेंगे? इंडिया में साउथ में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां प्लेट्यू है, वहां पे प्लेट्यू है, तो रिवर ऐसे जा रही होगी तो वो प्लेट्यू से फिर जब नीचे गिरेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ वाटरफॉल है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसा लैंडफॉर्म है। हमारे यहाँ पहाड़ में से नदी निकलती है तो वो अभी उसका अगली स्टेज है, पहले वो कटिंग करेगी और फिर ऐसे करके फिर प्लेन्स नहीं आ, प्लेन्स में ही तो आ रही है ना, है ना। बीच में आपको कुछ रास्ते में दिखेंगे लेकिन वो वाटरफॉल नहीं होते हैं, वो तो ऐसे ही कुछ थोड़ा सा पानी बह रहा है, वो उसको वाटरफॉल नहीं बोलते हैं। बात समझ आ रही है? आप यहाँ से कहीं जाओगे पूरे जम्मू कश्मीर में तो आपको कहीं वाटरफॉल नहीं दिखेगा, वो ऐसी पानी कहीं ऊपर से कुछ ऐसे बन गया होगा, कोई कहीं से थोड़ा सा पानी आ रहा है और गिर रहा है। ट्रू वाटरफॉल जैसे ट्रू फोल्ड माउंटेन कि वो उस फिनोमिना से, है ना, वैसे ट्रू वाटरफॉल जो अच्छे बड़े दुनिया के वाटरफॉल है वो वहीं दिखेंगे जहां पहले ही नेचुरली हाईलैंड होगा, है ना। हाईलैंड का मतलब क्या है? प्लेट्यू होगा, है ना। और फिर उसके ऊपर से रिवर जाके फिर कहीं नीचे गिर रही होगी तभी तो आपको प्लेट्यू दिखेगा, वो वाटरफॉल दिखेगा ना, वाटरफॉल है। इसके लिए पहला लैंडफॉर्म ऐसा होना चाहिए ताकि वो वाली चीज वहां हो। बात समझ आई? ये मेरा समझाने का मतलब था कि स्प्रिंग आपको वहीं दिखेगा जहां को पानी इकट्ठा होने की जगह हो, है ना। प्लेन इलाके में अगर ऐसे कोई चीज नीचे हो भी रही है, पानी गर्म हो भी रहा है, ठीक है, लेकिन वहां इकट्ठा नहीं होगा तो आपको स्प्रिंग दिखेगा नहीं। स्प्रिंग आपको वहीं दिखेगा जहां पहले वो जगह होगी, वहां पानी इकट्ठा होता रहेगा, फिर कहीं एक दिन वहां पे स्प्रिंग बन जाएगा। बात समझ आई? ये गीजर और स्प्रिंग आपको समझ आया? तो चलो बस आज के लिए बहुत, इसके आगे कर लो।